alaikum. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Let's begin in the name of Allah, most gracious, entirely merciful, especially merciful. May Allah send mercy and blessings upon Muhammad and upon his followers, as he sent mercy upon Abraham and upon his followers. Indeed, our God is very much praiseworthy and full of glory. Amen. All of you are graduates, right? And recent graduates, or आपने recently graduations complete की है and then आपने नहीं 23, that's recent. Must be 25, 26, all of you, right? 21, 22, 23, 25, 26. By 25, right? 23. आप बेटा 27, 20. Okay, ठीक है. So graduation की है? अभी नहीं की है, बट यू हैव स्टार्टेड प्रिपरेशन. वेरी गुड, नाइस. अच्छा बेटा, देखिए, डेमोन्स्ट्रेशन क्लासेस या डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम्स या ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स जो होते हैं, मेजरली इसलिए होते हैं ताकि आपके साथ ये चीज़ डिस्कस की जाए ऑनेस्टी के साथ कि भाई जिस जर्नी पे आप चल रहे हैं, जो भी आपके ऑलरेडी प्री कंसीव्ड नोशंस है, कुछ आइडियाज़ हैं, उनमें अगर कुछ हकाइक है जो आपके जहनों में है, वो मुस्तहकम हो जाए. यानी जो भी कुछ आइडियाज़ आपने ऑलरेडी सोचे रखे होंगे अपने हिसाब से कि ये एग्ज़ाम ऐसे चलेगा, ये एग्ज़ाम के लिए इतना प्रिपरेशन चाहिए, इतना टाइम मांगता है, क्या क्या कंपोनेंट्स पढ़ने होते हैं, जो जो उसमें सही है वो मुस्तहकम हो जाएंगे, आपको ऑथेंटिकेट हो जाएगा, जी जनाब ये मामलात में आप सही है. कुछ मामलात में ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपने जो समझा होता है, सोचा होता है, वैसा नहीं होता है. ठीक है. अब हालिया में, यानी हालिया अभी जो हमें पता है कि JKSSB ने अपना स्टैंडर्ड बहुत ऊपर कर लिया, उतना भी नहीं करना था जितना उन्होंने कर लिया है, क्योंकि उतना बड़ा एग्ज़ाम ये नहीं है कि जिस हिसाब से टेस्टिंग ये अभी कंडक्ट कर रहे हैं. अब हम टीचर्स का जॉब क्या होता है, हम टीचर्स का या ट्रेनर्स का हमारा मकसद क्या होता है बच्चे को समझाने का, कि भाई देखिए, कोचिंग का बुनियादी मकसद ये होता है किसी भी एकेडमी का कि आपको हम हेल्प करते हैं हाउ टू क्रैक इट. क्रैक आप ही को करना होगा, मेहनत आपकी है. हमारा कंट्रीब्यूशन अगर आप मान के चलेंगे, इट वोंट बी मोर देन 30%. मैं ऑनेस्टी के साथ बात कर रहा हूं. ऐसा यहां पर वी डू नॉट हैव एन एलादीन्स लैम्प, वी डू नॉट हैव अ पिल और अ पोशन जो आप गल्प करेंगे, आप में एक शक्ति आएगी और उसके बाद आप ये एग्जाम क्वालिफाई करेंगे. वी कैन हेल्प यू इन वन थिंग. देखिए, बिफोर क्रैकिंग एनी एग्जाम, बिफोर क्रैकिंग एनी एग्जाम, यूपीएससी मान लीजिए, JKPSC मान लीजिए, SSC Tier 1 Tier 2 मान लीजिए, JKSSB का कोई भी एग्जाम उठा के ले लीजिए, कोई भी, बिफोर यू एक्चुअली क्रैक इट, यानी बिफोर यू क्वालिफाई एन एग्जाम, द इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ टू क्रैक इट. यानी यू हैव टू क्रैक, हाउ टू क्रैक इट. सबसे पहली चीज ये होती है दैट आपको ये क्रैक करना पड़ता है कि क्रैक कैसे करते हैं. उसके लिए बुनियादी बात, फंडामेंटल ट्रूथ, ये आप जहनों में बिठा के लीजिए. It doesn't work here. या आमतौर पर बोला जाता है ना, मेहनत बोला जाता है ना, हार्ड वर्कर्स डू नॉट क्वालिफाई दीज एग्जाम्स, स्मार्ट वर्कर्स डू. गधे की तरह मेहनत करना इन एग्जाम्स का काम नहीं है. इट्स नॉट रिसर्च, ये PhD नहीं है, ये आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशंस नहीं है, ये कोई डिग्री नहीं है. यहाँ पर गधे की तरह सुबह से शाम तक
मेहनत करना, these won't help you in qualifying exams. It's the smartest workers. इसकी एक आम मिसाल देता हूँ, चाहे कुछ लोगों को हर्ट ही होता है ऑनलाइन में, बट मुझे ऑनेस्टी के साथ ये हकीकत बयां करनी पड़ती है. मेरी जितनी एनालिसिस है, बिकॉज आई हैव टॉट पीपल फ्रॉम आउटसाइड, आई हैव ट्रेंड पीपल इन कॉर्पोरेट्स वगैरह, जितना भी मेरा इंटरेक्शन हुआ है, या ग्लोबल स्टूडेंट्स रहे हैं कुछ फ्रॉम ईस्ट एशिया वगैरह वगैरह जगहों से लैंग्वेज ट्रेनिंग के दौरान, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है ना, मेरा कन्विक्शन है इस चीज़ पे, बहुत ज़्यादा यकीन है इस चीज़ पे, वी आर द स्मार्टेस्ट पीपल ऑन द अर्थ. हम बहुत काबिल लोग हैं. वो जो अल्लामा इकबाल कहते हैं कि जरा नम हो ये मिट्टी तो बड़ी जरखेज है साकी. यानी हल्का सा हमें अगर ये पैटर्न समझ आता है ना, वी आर द वंस हु कैन क्वालिफाई एनी एग्जाम्स एट ईज. इट हैज बीन मेड अ लवियाथॉन, यूपीएस, आईएएस, फलाना ढिमकाना, ये बहुत बड़ी बड़े एग्जाम्स हैं. हमारा एक फेलियर होता है, हमें लेट ये चीज़ें पहुंचती है. मेनली आईएएस का जो मैं कह रहा हूँ, यूपीएससी का पहले, ठीक है ना, या फिर आप एसएसबी मान लीजिए, एसएससी का भी अभी पता ही नहीं है लोगों को, कितने हजारों एग्जाम्स होते हैं. हम किस चीज़ पे लगे हैं? एसएसबी, ठीक है, उसमें पोस्ट निकलते हैं 20, 25, 40, 100, मैक्सिमम यही होते हैं. थाउजेंड्स में जो पोस्ट निकलते हैं वो होते हैं आपके एसएससी के. ये इंटरेक्शन प्रोग्राम है, ठीक है, कोई क्वेश्चन होगा आप पूछ लेना. हमारा मामला आईआईटी के साथ भी यही था. आईआईटी पता है ना आपको, एम्स का, आईआईटी का. कुछ बंदे आए बाहर से जिन्होंने आईआईटी क्वालिफाई किया, चाहे कोटा से पढ़ा, दिल्ली से पढ़ा, कहीं से भी पढ़ा. उनको ये समझ आ गया, उन्होंने आईआईटी जेईई क्वालिफाई किया, आईआईटी गए, आईआईटी से वापस आके यहाँ पर उन्होंने कोई कोचिंग स्टार्ट की और उन्होंने जो है जनाब यहाँ के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया. धीरे धीरे बच्चों को ये ट्रेंड, ये ट्रैक और ये स्ट्रैटेजी समझ आ गई, भाई ये करते कैसे हैं. ठीक है, वो ट्रेडिशनल थियोरेटिकल पढ़ाई इसमें नहीं चलेगी, इसमें आपको रिटेंशन पावर बहुत ज़्यादा होना चाहिए, या क्वेश्चंस पीवाईक्यूज बहुत ज़्यादा करके जाओ. ये क्वालिफाई एग्जाम उतना बड़ा मसला नहीं है. अब हम देखते हैं भाई, अ ह्यूज चंक आईआईटी में भर्ती होता है, एक ह्यूज चंक कश्मीर से भी जो है एम्स में जाता है. सेम 2010 में जब एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट हुआ कश्मीरी एकेडमिक फील्ड में, या आप कहेंगे स्कॉलस्टिक फील्ड में, वो हो गया शाह फैसल ने जो ये क्वालिफाई एग्जाम किया वो टॉप किया, क्योंकि हाईलाइट बन गई. तब से अब जो बच्चे, कुछ नेगेटिव इसमें भी था कि कोई अच्छा साइंटिस्ट बन सकता था या डॉक्टर बन सकता था, उसने भी चूज अप किया कि आईएएस वाईएएस, पर काफ़ी ज़्यादा आईएएस, उतने आईएएस हमारे यहाँ नहीं निकलते थे, ठीक है ना. और आईएएस का हमें लगता है कि या 2 या 3 कितने होते हैं आईएएस. और ओनली ये तो रिसेंटली जब 1000 सीट्स इन्होंने टाई की, तब जाके आपके टॉप 90, 70, 80 इतने ही आईएएस होते हैं. फिर आपके आईपीएस आते हैं, फिर आईआरएस, बाकी सर्विसेज भी होती है, 1000 सीट्स तक होती है. How many in total IAS officers you think are in India? Whole soul. जो क्वालिफाई करके होंगे और जो डिपार्टमेंटल जो एक जिनको कार्डर मिलता है, ये कितने होंगे? 1.5 अरब की पॉपुलेशन है, ये जहन में रखना. 1.5 बिलियन. हाँ, इट्स अराउंड अबाउट 5000, 4500 to 5500 जो पूरी ब्यूरोक्रेसी चलाते हैं. यू अंडरस्टैंड मी? तो इसमें 2-4 निकलना ये बहुत बड़ी बात होती है एक स्टेट से. अब सबसे ज़्यादा जो निकलते हैं ना, बात मुझे असल में ये कहनी है, सबसे ज़्यादा किस स्टेट से निकलते हैं? यूपी, दूसरे नंबर पे बिहार, और आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबसे जो कमज़ोर एकेडमिक्स में हैं वो कौन है? यही 2 स्टेट्स के. एकेडमिक्स में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अगर आप फाइनेंस इकोनॉमिक्स में देखेंगे तो बंगाल वाला देखेंगे, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया देखेंगे. अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मामला देखेंगे, इंजीनियरिंग का मामला देखेंगे, तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट वुड बी इन द साउथ. ठीक है,
ये चीज कोई ऐसी चीज नहीं है जिसपे एक्सट्रीम मेहनत लगती है, इसमें स्मार्ट वर्क लगता है। इर्द गिर्द भी आपने ऐसे दोस्त वगैरह देखे होंगे, मे बी, मैं तो काफियों को जानता हूं जिन्होंने 4 महीने 6 महीने घर पर बैठे पढ़ा और गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई किया। कुछ ऐसे भी देख रहे हैं 4 साल से 5 साल से। यू अंडरस्टैंड मी? तो बुनियादी बात याद रखना कि यहां पर स्मार्ट वर्क चलता है, हार्ड वर्क उतना नहीं है। हार्ड वर्क डज नॉट मीन कि यू डोंट हैव टू डू एनी वर्क, बट लाइक सबसे पहली चीज, यू हैव टू बी वेरी इंटेलिजेंट टू क्रैक द सिलेबस, to crack the papers, to crack the trends, to crack the topics that are asked. क्योंकि पहले मान लीजिए आपकी डेप्थ इतनी थी, ठीक है, इतनी डेप्थ थी और रेंज इतनी थी, अब डेप्थ इतनी है और रेंज इतनी है, तो टॉपिक कवरिंग में अब थोड़ा टाइम लगेगा। यू अंडरस्टैंड मी? सबसे पहली चीज, यू हैव टू क्रैक हाउ टू क्रैक इट। और हम एकेडमीज ऑनेस्टी के साथ हम क्या करते हैं, हम आपको ये हेल्प करते हैं कि हाउ टू क्रैक इट। साथ में सेकंड स्टेप हमारा होता है क्रैकिंग में हेल्प, यानी आपका सिलेबस। क्विंटेसेंस में एक चीज सबसे डिफरेंट आपको मिलेगी, सबसे डिफरेंट। वी डू नॉट आउटडेट। हमारा एक सबसे बड़ा, जो मैंने पार्ट ऑफ द टीम रहकर देखा है, कि वी इमीडिएटली शिफ्ट विद द ट्रेंड शिफ्टिंग। हम इमीडिएटली जो है अपने आप को अपग्रेड करते हैं, अपने लिए भी और आपके लिए भी। बिकॉज इफ यू डू नॉट अपडेट यू विल आउटडेट। ये तो फोन यहां नहीं चलता है अगर अपडेट नहीं किया। ताबहल आपकी कोचिंग या आपका सपोर्ट सिस्टम कैसे चलेगा? हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो यूएसपी है, यानी जो हमारा एक कोर प्रिंसिपल है, वो है भाई आपको ट्रेडिशनल नहीं रहना है। यू विल हैव अ लॉट ऑफ एकेडमीज अराउंड जो बेहतरीन पढ़ाते हैं, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट एक चीज होती है कि अली मोहम्मद सोफी रहमत इसनस परवरदिगार से, जो बायोलॉजी के बहुत बड़े टीचर थे, ठीक है, वो 30 साल 40 साल उनने पढ़ाया, ठीक है, लेकिन एक चीज, एक वक्त आ गया जब बच्चों को इंट्रोड्यूस हो गया आईआईटी वगैरह, उन्होंने अपडेट नहीं किया। दैट्स वाई फिर नए नए टीचर्स आए, क्योंकि द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट पीपल हैव टू अंडरस्टैंड, भाई ट्रेंड के साथ अपने आप को चेंज करना है। एक पैराडाइम शिफ्ट हमने पिछले 2 बैचेस में लाया, जब से एसएसबी का क्या हो गया, पैटर्न चेंज हो गया। जो हमारा पैटर्न एक था, यानी ऑल द क्वेश्चन पेपर्स, ऑल द टेस्ट सीरीज जो भी हम कंडक्ट करवाते थे, उनमें एक चीज हो गई कि हमने बताया भाई हो गया, ऑब्सोलीट हो गया ये, अब नया लाओ। द टीम स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस थिंग कि नहीं, अब पहला एग्जाम तो हमें समझ आया कि चलो मे बी फ्लूक था, तुक्का था, ऐसे ही हो गया, बहुत सारी बातें हो गई, एआई जनरेटेड पेपर्स है व्हाटएवर। फिर तहलील साहब ने, जो यहाँ पर टीम लीड करते हैं, उन्होंने बेहतरीन एक बात कही, कहा कि भाई नाउ आपको कॉल लेना पड़ेगा, कॉल लेना पड़ेगा कि भाई करना है तो टाइम एक्सटेंड हो जाएगा। अब ये 6 महीने की प्रिपरेशन नहीं है। जब मैंने पहले बैच यहाँ पर पढ़ाया, आई टोल्ड देम इट रिक्वायर्स 6 to 9 months, 6 to 9 months, ठीक है। ये हमारा पहला था कि अगर आप एक प्रॉपर ग्रेजुएट हैं किसी भी सब्जेक्ट में, इस पे मैं अभी आता हूं, एक प्रॉपर ग्रेजुएट हैं जिन्होंने अपनी तालीम बड़े अच्छे से हासिल की है, अ स्टूडेंट हु हैज बीन सीरियस थ्रू हिज एकेडमिक्स, नॉट समवन जो ग्रेजुएशन तक वाली एग्जाम्स पास करता रहा, अब उसको हैस आया कि नहीं भाई अब तो पढ़ना है। उनमें 3 महीने और जोड़ लो। और हार्ड स्टडी मीन्स कम से कम 6 hours ऑफ प्रोडक्टिव स्टडी अंडर 8 hours ऑफ शिफ्ट। अगर वो वाला ग्रेजुएट है, आप अपने आप को खुद ही जज कर सकते हो, अगर वो वाले ग्रेजुएट्स आप हो, तब हम कहते थे कि भाई 6 से 9 महीने प्रॉपर ग्रेजुएट के लिए, 6 से 9 महीने। अगर वैसा वाला ग्रेजुएट है, उसको 3 महीने पहले हैबिट डेवलपमेंट में ही लगेगी, और वो भी कंसिस्टेंसी के साथ। मैं कैलकुलेटिव तरीके से आपको समझा रहा हूं। अब अपने आप को आप खुद जज करो, बिकॉज आई वोंट बी एबल टू जज यू, बिकॉज आई हैव नॉट हैड क्लासेस विद यू येट। फिर हम बोलते थे 1 साल, ठीक है, 1 साल।
अब जो ट्रेंड चेंज हुई, जो डेप्थ और रेंज, तो तालिल साहब ने एक बेहतरीन बात कही थी कि आपको कॉल लेना पड़ेगा अपनी एज के हिसाब से। अगर आप हिट कर रहे हैं क्वार्टर लाइफ क्राइसिस, यानी 25 पे आप पहुंच चुके हैं, नाउ यू हैव टू टेक अ कॉल कि भाई मेरे को 2 साल दे सकता हूं मैं, घर का फाइनेंशियल फैक्टर देखने के हिसाब से। ठीक है, ये बड़ी बात होती है ना एक एकेडमिशियन या एक एजुकेटर के लिए, ये ऑनेस्टी की बात है। वरना एक एकेडमी के लिए, मान लीजिए एक एस्टैब्लिशमेंट है, उसके लिए तो ये नुकसानदेह बात है। लेकिन उन्होंने बड़ी ईमानदारी के साथ ये बात कही कि देखिए जी भाई, अगर आप 25 तक पहुंच चुके हैं, आप क्वार्टर लाइफ हिट कर चुके हैं, ठीक है ना, जहां पर क्वार्टर लाइफ मींस जहां पर क्राइसिस होती है आपकी, जिनको क्वार्टर लाइफ क्राइसिस ही कहते हैं कि बाप से पैसे कैसे मांगे, बेकार बैठे हैं, घर कैसे चलाएंगे, बहन की शादी है, मकान बनाना है, सपोर्ट सिस्टम उतना नहीं है, तो वहां पर आपको कॉल लेना पड़ेगा। क्या आपके पास एक्सपेरिमेंट का टाइम है कि नहीं है? यानी क्या आप 2 साल, कम से कम 1.5 साल या कम से कम 1 साल इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस पे या नहीं? अगर आपके अंदर प्रीकंसीव्ड नोशन ये है कि जनाब 6 महीने में कोचिंग गए, उसके बाद एग्जाम दिया, हो गया क्वालिफाई, नहीं लाला, ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा पॉसिबल था जब आप एक बेहतरीन ग्रेजुएट होते, फिर 6 महीने आप एट स्ट्रेच ग्रेजुएशन से निकलकर 1 महीना ब्रेक लिया, दिमाग को रिलैक्स किया और उसके बाद इस सिलेबस को क्रैक किया, यानी देखा सिलेबस क्या है। उसके बाद आप अपना 8 घंटे वाला पोर्शन वाला, यानी जो टाइम जोन है 6 घंटे की प्रोडक्टिव स्टडी 8 घंटों के अंदर विद हाफ एन आवर ब्रेक एवरी 1.5 आवर, या 1 घंटे की ब्रेक आफ्टर एवरी 3 आवर्स, तब जाके आपका पॉसिबल था 6 महीने में आपका क्लोज, 6 महीने के बाद आपका क्लोज टू कट ऑफ होता, या लकीली कट ऑफ भी में भी आप चले जाते। 80 कट ऑफ था, आपका 70 है, तो फाइट 10 के लिए करनी है। अब आप 2 घंटे स्पेंड करके ये 10 भी दूसरे एग्जाम, तीसरे एग्जाम में क्वालिफाई कर पाओगे। मैं ईमानदारी से बात कर रहा हूं, अल्लाह इस चीज पे गवाह है, क्योंकि ख्वाब दिखाना मेरी आदत नहीं है। I've qualified exams myself, you understand that? तो इस मामले में मुझे पता है भाई, ठीक है। तो ये कुछ चीजें बुनियादी तौर पर आप याद रखेंगे। बुनियादी तौर पर क्या? बुनियादी तौर पर यहां पर स्मार्ट वर्कर्स पास होते हैं, गधे नहीं होते। गधे इन द सेंस कि गधे इंटेलिजेंट होते हैं बेचारे, उनको बस बदनाम किया गया है। यहां पर मेहनत कश से ज्यादा दिमाग वाला बंदा क्वालिफाई करता है, जिसको समझ आता है कि भाई आई हैव टू लिमिट माई सिलेबस, मुझे मैं मेस वहरावन, आई डोंट हैव टू सिंपली splatter the whole thing. No, I have to be very specific about my syllabus. I have to focus on doing questions and questions and questions. I have to be attentive in the class. I have to understand how are teachers crafting a certain lecture, जिस बुनियाद पे मैं plus 50% इन नोट्स पे और ऐड करूं। You understand me? तो शु तरह समझ में कत वन यमो इस अकिस स्ट्रेटजी पे योस तय अडॉप्ट चेक करें। लेट्स गेट टू दिस थिंग। नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हार्ड वर्क से ज्यादा क्या करनी है आपको? स्मार्ट वर्क। मैंने आपको कहा ये रिसर्च नहीं है, ये बाकी चीजें नहीं है, यहां पर आपको फोकस किस चीज पे करना है ज्यादा? If this has to be given, it will be given 3 star. If this has to be given, it will be given 1 star. Hard work is always the key to success, but in certain fields, smart work works more. Like in sales. Okay? Sales में क्या चलता है? स्मार्ट वर्क या हार्ड वर्क? स्मार्ट वर्क चलेगा। एक रियल एस्टेट एजेंट जब बेचता है कोई चीज, उसमें मेहनत कम लगती है, क्योंकि वो मेसन नहीं है, उसको मकान बनाना नहीं है, उसको बेचना है। यू अंडरस्टैंड मी? और पैसा वही ज्यादा कमाता है। तो इन सर्टन फील्ड स्मार्ट वर्क ओके वर्क्स मोर। नंबर 1। नंबर 2, गिव एंड टेक। आपने पहले इस पे मैं थोड़ा एक सवाल करूंगा आपसे। गिव एंड टेक, बिफोर आई कम टू द टाइम पीरियड, आप मुझे बताइए, लेट जैसे कोई भी आप आंसर दे सकते हो। आपने ग्रेजुएशन किस में की है बेटा? ऑनर्स हिस्ट्री, ठीक है। कहां से की है बेटा?
अमर सिंह कॉलेज से आपने, अच्छा आप अभी कर रहे हैं, ठीक है, लेट्स जस्ट गेट टू दिस थिंग। आपने हिस्ट्री में ऑनर्स किया है, ठीक है, तो आपका एंशिएंट हिस्ट्री कितना स्ट्रांग है, कितना रेट करेंगे? 60%, गुड कूल। उसके बाद आपका मिडीवल कितना परसेंट रेट करेंगे? ठीक है, इंडियन की बात मैं फिलहाल कर रहा हूं। उसके बाद आपका मॉडर्न कितना करेंगे? 50%। अब बताइए मुझे वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में कितना करेंगे रेट? वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में स्टार्ट अभी नहीं किया तो ठीक है। लेट्स जस्ट से इन्होंने बीकॉम ऑनर्स, बीए ऑनर्स किया हिस्ट्री में, ठीक है, आपने किस में किया? बीटेक किया है, माशाअल्लाह। तो आपका ह्यूमैनिटीज के साथ टच नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन आपके जो बाकी चीजें हैं मैं आप उस पर आता हूं कि आपको एज मिलता है किसी और चीज का। आप बेटा बीटेक, बीटेक इन व्हाट? सीएस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ओके। आपका इकोनॉमिक्स, आपका ज़ूलॉजी, आपका आप अभी कर रहे हैं कॉमर्स, वेरी गुड, आप कॉमर्स में कर रहे हैं ना, ठीक है। आपका बेटा बीएससी इन विच सब्जेक्ट? जनरल बीएससी, ज़ूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, ओके। फिजिक्स उसमें नहीं होगा, दो ही होते हैं, ठीक है। आपका बेटा बीएससी इन विच सब्जेक्ट? जनरल बीएससी। आपका ओके, बीए पॉबैट, वेरी गुड। आपका ज्योग्राफी, बीटेक, बीए इन विच सब्जेक्ट डू यू थिंक दैट आपको अच्छा लगता है और आपने पढ़ा भी? हाँ, पॉलिटिकल साइंस। अब देखो मेरे बच्चे, सब के सब बी तो किया है सबने, ठीक है, हर एक को एक एज है, हर एक को एक एज है। अब मान लो इनकी हिस्ट्री है, ठीक है, अब जब आपके जीएस में हिस्ट्री आएगा इनका एज है, ठीक है। इकोनॉमिक्स वाले का इकोनॉमिक्स, आपका होता है सबसे ज्यादा एज मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग, ठीक है। आपका होता है साइंस, ठीक है। कॉमर्स वालों का होता है इकोनॉमिक्स थोड़ा सा, इसी तरह से इनका थोड़ा सा कैलकुलेटिव मामले में रीजनिंग इनकी थोड़ी थोड़ी ठीक होती है। खास तौर पर इनको बड़ा एज मिलता है अगर बड़े एग्जाम्स आए, लेवल 5 के, एफए आया, एक एज आपको मिलता है ना। स्टैटिस्टिक्स आप पढ़ते हैं, एसोसिएशन ऑफ पढ़ते हैं ना, स्टैटिस्टिक्स ना पढ़ा है? 12th कोर्स, 12th में उसका कॉमर्स है, कंपाउंड आर्ट्स को मैथमेटिक्स छु गो कहाँ ग्रेजुएशन करक ना बेच ना बीकॉम करुन या बीए करक या व्हाटएवर करक, ठीक है। हर एक को एक एज होता है। ज्योग्राफी वाले को ज्योग्राफी का एज है, ठीक है। अब पॉलिटिकल साइंस को पॉलिटी का एड है। एवरीबडी हैज एन एज। किसी को यह नहीं समझना है कि मैंने जो आज तक पढ़ा है उसका कोई फायदा नहीं होगा। एवरी सिंगल पर्सन हैज एन एज, डिपेंडिंग कि एफिशिएंसी उसमें कितनी है। अब मान लीजिए 60% ये बोल रहा है बच्चा, ऑन एन एवरेज ये बोल रहा है 55%, 50-50-60, ठीक है। ऑन एन एवरेज मान लो ये बोल रहा है 55% सर मेरे को, तो आपको 100% करना है, इसको 45% करना है हिस्ट्री के मामले में। इसको रीजनिंग और मैथमेटिक्स में 100% करना है, आपको 20-30% करना पड़ेगा। समबडी जिसको पॉलिटी आती है उसको 10-20%, 30% एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, दैट्स इट, अगर उसने ग्रेजुएशन ऑनेस्टी के साथ की है, ठीक है। ये होगा आपका एज ऑफ ग्रेजुएशन। तो अपने आप को कॉन्फिडेंस के एतबार से कम नहीं समझना चाहिए कि किसी बंदे को बीटेक है तो वो शायद ज़्यादा बड़ा है, उसको ह्यूमैनिटीज़ में लैक हो रहा है ना। किसी को ह्यूमैनिटीज़ है वो समझ रहा है मैथ्स और ये मामला मेरे साथ कमज़ोर है, उसको लेकिन दूसरी चीज़ों में बीकॉम वाला समझता है मैं ना ह्यूमैनिटीज़ ना मैथ्स ना वो, मैं क्या करूँ। लेकिन उसके लिए बड़े एग्जाम्स के लिए बड़ा एज है। एफए के लिए 11th-12th का आर्ट्स कॉमर्स अगर आप पढ़ेंगे दैट इज सफिशिएंट। अगर अच्छे से आपने पढ़ा, आपका क्या होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है ना, जर्नल से लेकर डे बुक से लेकर जर्नल से लेकर आपका लेजर्स, फिर ट्रायल बैलेंसेस, फिर बैलेंस शीट्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस, फिर पार्टनरशिप अकाउंटिंग, फिर कंपनी अकाउंटिंग, ये आपके रेशियो एनालिसिस, ये सारा आपका 2 साल में खत्म होता है। बिकॉज आई हैव बीन अ कॉमर्स स्टूडेंट, यू अंडरस्टैंड मी। आई वाज ऑलमोस्ट अ स्टेट टॉपर बिकॉज आई हैड अ फाइट विद अ टीचर बैक देन, एक एग्जामिनर के साथ, तो थोड़ा सा मसला हो गया, अदरवाइज आई वुड हैव बीन अ स्टेट टॉपर बैक देन।
यू अंडरस्टैंड मी? एक एज होगा आप में, नंबर एक। ये दूसरी बात आप याद रखना कि नहीं, हम खाली हाथ नहीं आए हैं वहां से, कुछ ना कुछ तो है। नंबर दो। नंबर तीन, अब यहां थोड़ा सा जहन में रखना, ईयर्स डिपेंड करेगा इसमें आपने क्या किया है, आपकी ग्रेजुएशन कितनी स्ट्रांग रही है, ठीक है ना। यहां टाइम सेविंग तब होगी आगे जाके। अगर आप समझ रहे हैं कि जनाब मैं 1 से 2 साल तैयार हूं इस चीज के लिए, हाउ मेनी डू यू थिंक कैन स्पेंड प्रोडक्टिवली? अगर उनको चाहिए गवर्नमेंट जॉब, अगर उनको चाहे एसएसबी हो, एसएससी हो, मुझे आप में से बताइए कितना, कौन से बंदे इस माइंडसेट के साथ आए कि भाई 2 साल में पूरी कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन के साथ इस चीज को दूंगा और हासिल करूंगा? कितने बंदे हैं यहां पर? रेज योर हैंड्स। आप बेटा 1 साल आप, ठीक है। आपकी ग्रेजुएशन, what was your, how were you a student? An average? Okay, what were your subjects? Public administration. लेकिन but it is generalizing. I mean, it's a journalism, the kind of a thing. Journalism in a sense कि आपको हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ती है थोड़ी सी, सोशियोलॉजी में, एनवायरमेंट है, कुछ ना कुछ एज है। Okay, which school were you? Had you studied in? जी? Okay. Okay, so you were focused in studying other things because you have. Yeah, like, but you have done your graduation through distance mode, right? What else were you doing in those years? For Jamia or other universities? Okay, so you were preparing for NEET and everything. All right. So you consider yourself as an average student, a good student, or an excellent student? Okay, cool. A year is sufficient. Why not 2 years? No, yeah, the mindset, we will come to the mindset. I'm talking about like the experiment time. One is like, for example, I'm 28 or 27 as a girl. Yeah, it can happen in 6 months too. But what I'm trying to ask you is of the experiment time. See what happens. For example, there's a girl in a class who is 27 and she knows that, okay, after a year, maybe in her house, maybe at her home, she may be asked of thinking of marriage. So she may tell me a very specific reason. I'm not talking about mindset. Mindset pe hum aayenge, what mindset you need to have actually. It should be like 6 months plus 6 months khalas. But I'm talking about the experiment time. Is that? Yeah, cool. That's it. So 1 to 2 years, almost everyone in here. That's why I ranged it from 1. So you can consider yourself 1. So you can say yes or no. 1 to 2 years, right? 1 से 2 साल. मैंने मत बोला 2 साल ही. मैंने बोला 1 से 2 साल. ठीक है ना? Now listen. Depending on the graduation. Now listen to me very carefully. Very, very carefully. एक simple strategy जो एक old strategy है, पर जो मुझे लगता है that works. क्योंकि क्या होता है, मेनली 3 प्रॉब्लम्स आप में क्रिएट होती हैं जब आप यहां आते हो. यहां इन द सेंस जब आप इस जोन में आते हो प्रिपरेशन के लिए, आप में ये चीज आ जाती है. इट्स अ निमोनिक. ये याद रखने के लिए, सिन क्या होता है? गुनाह नहीं आते हैं. ये एक निमोनिक है जो जहां पर हम याद रखने के लिए हम करते हैं ना, जैसे फैन बॉयज हमने किया, जैसे हम करते थे बचपन में भी, है ना, जैसे हम बचपन में भी करते थे ना कुछ याद रखने के लिए, बाबा लाएगा ऐसे ऐसे, फिर वैसे हम पीरियोडिक टेबल याद रखते थे. इट्स अ निमोनिक ताकि आपको याद रहे. बुनियादी तौर पर यहां पर यह प्रॉब्लम आ जाती है. सबसे पहले यहां पर शाइनेस का मतलब शर्माना नहीं है. यहां पर शाइनेस का मतलब शर्माना नहीं है. पता है शाइनेस क्या होती है? इंसान इन मामलात में खौफ चेहरे पे जाहिर नहीं करता. देखिए क्या है, बाहर आपने कुत्ता देखा, कुत्ता आपके पीछे भागा, आप ऐसे करते तो आपके अपेरेंटली यानी आपके चेहरे पे फेयर दिख रहा है.
लेकिन इन मामलात में पता है क्या होता है, वी से कि आपके अंदर जो सबसे पहली चीज होती है जो आपको खत्म करनी पड़ती है वो होता है फेयर। क्या होता है, हम क्या करते हैं, दे आर शाइंग अवे फ्रॉम इट। आप अपने फेयर को फेस नहीं करना चाहते, ये आपका पहला होता है। दिल में आपके जर्रा, एक जर्रे बराबर भी अगर ये चीज होगी कि कर सकता हूं मैं कि नहीं कर सकता, कर सकता हूं मैं कि नहीं कर सकता, तो मान के चलिए कि अभी आपकी प्रिपरेशन शुरू, अभी आपने किताब हाथ में किताब भी नहीं ली, अभी आप में क्या प्रॉब्लम है, हल्का 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 सब में ये होगा, हो सकता है नहीं हो सकता है, हो सकता है नहीं हो सकता। इस फियर को जब आप इनकलकेट करते हैं ना अपने आप के अंदर, और उसके बाद आप इसको बढ़ाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं। पता है इस बढ़ाने का फ्यूल क्या होता है, ये बढ़ता कैसा है ये फियर, शाइनेस क्या है असल में, फियर ना। व्हाई डू वी कॉल इट शाइनेस, हम चेहरे पे, हमारा चेहरे पे डर नहीं लगता है, हम क्या करते हैं, कोने में बैठे, सवाल नहीं पूछा, और हम शाई अवे करते हैं कि भाई अब जाना है क्लास में, क्या करें। लेकिन यू आर शाइंग अवे, यू आर बेसिकली अफ्रेड। व्हाई, बिकॉज यू हैव इनकलकेटेड, इम्बाइब्ड अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ फेयर इन योर सेल्व्स कि होगा कि नहीं होगा। सेल्फ डाउट, आप इसको एस को आप ऐसे करेंगे। अगर आप में ये है और होगा भी, लेकिन अगर ये 10% है, 5% है, 2% ही है, किसी में 15%, किसी में 50%, जब तक ये खत्म नहीं होगा ना, अ सर्टेन परसेंटेज, मान लीजिए 2 to 5% का फियर अगर आप में है, इट्स अ पॉजिटिव थिंग, क्योंकि खौफ जब तक नहीं होगा तब तक आप काम नहीं करेंगे, फिर आप आजाद हो जाएंगे। जैसे एक गुनहगार जब एक्सट्रीम अपना पहुंचता है, उसमें खत्म क्या होता है, पहले ईमान नहीं होता है, उसमें खौफ पहले खत्म होता है, परवरदिगार का खौफ, है ना। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी परवरदिगार ने क्या फरमाया, इन्ना नज़लनाहु नज़ीर, वो क्या है, हमने आपको नज़ीर और बशीर बना के भेजा, ठीक है ना, हमने आपको भेजा डराने के लिए और बशारत देने के लिए, पॉजिटिविटी भी, लेकिन पहले खौफ इनकलकेट करें। तो सबसे पहले अगर आप में सेल्फ डाउट है, होगा नहीं होगा, भाई मसला थोड़ा खराब है, फिर हम रॉन्ग जर्नी पे हैं। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इसका ऑपोजिट आपको अपने आप में जनरेट करना है। आपको अपने अंदर इसका ऑपोजिट डेवलप करना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ बिलीफ, यानी अपने आप में एतमाद रखना, अपने आप में यकीन रखना कि होगा। मसले हैं, ये हैं, लिस्ट डाउन द वीकनेसेस, उनको धीरे धीरे खत्म करते 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 हो जाएगा। अब देखिए इस चीज को फीड कौन करता है, सेल्फ डाउट को और शाइनेस को या फेयर को। कोई फ्यूल होगा ना पीछे जो उसको बढ़ा रहा है हमारे लिए, वो होता है आपका इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। क्या होता है, अब इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, आपको पता है इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ये कैसे आता है आपके अंदर। सबसे बड़ी मुसीबत और यू कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। 5 मिनट्स, यू कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। आप एक क्लास में आए, एक बंदे ने कहा तब मेरा ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, मेरा 4 पॉइंट से एग्जाम रह गया था। सर मैं एमए इंग्लिश हूँ, लिटरेचर, एंड आई एम समबडी टॉक्ड इन इंग्लिश। सर आई हैव डन माय मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस एंड आई हैव आल्सो डन माय मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स एंड आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम फॉर अ ईयर। अलाई, अंदर से क्या हो रहा है, अलाई, you can't guess, you can't guess, you can't guess. You understand me? ये पर्सनैलिटी प्रॉब्लम से बच्चे, यहां पर इसी को स्मार्ट वर्क कहते हैं। यू अंडरस्टैंड मी? अब इस इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को आप खत्म कैसे करेंगे, एक ही चीज से, इसको याद रखना, ये मिरर है, क्या है, क्या है, ये याद रखना। द ओनली कॉम्पिटिशन you have
is the person you look in the mirror every day in your room. Who is that person? Your own self. You have to simply silence the crowd. You simply have to silence the cacophony. जितना नॉइस इर्द गिर्द होगा ना, उतना जहन में ये रखना आप याद कि जनाब मैं अपनी आप की डिस्ट्रक्शन कर रहा हूं. मेरा टाइम, मेरा पैसा, मेरा वक्त, मेरी पढ़ाई सब जाया हो रहा है. द मोमेंट यू स्टार्ट कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स, यू आर डिस्ट्रॉइंग योर सेल्फ. आपको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होगा तब तक जब तक आप ये जहन में रखेंगे कि भाई मेरा जो कंपटीशन है, मैं सुबह देखता हूं अपने आप को रूम में. व्हाट्स योर नेम माय डियर? राहत. राहत, दिस इज यू टुडे 20th of June 2026. Exactly on 20th of December I should not be this. What am I? I am 50% good in mathematics. Okay, my health is this. Let's just say health के बारे में. Okay, I look like this. I'm not caring about myself. My face looks like this. Probably I am having protruding belly. You're not having. You're a fit person. I'm just saying. मेरा मैथ्स कमज़ोर है या मेरा मैथ्स ठीक है, साइंस कमज़ोर है. ये 6 महीने के बाद भाई अपन ऐसा नहीं होंगे. देखिए, ओवरनाइट चेंजेस अब नॉर्मल. वो वैसा ही है कि जो जिम में जाता है, रोज बॉडी देखता है, उसको लगता है मेरे को चेंज ही नहीं हो रही है. ही शुडंट लुक इनटू द मिरर फॉर अ मंथ, 2 months, 3 months, 4 months. 6 महीने के बाद वो जो देखता है ना, फिर देखता है नहीं, चेंज आई है. अंडरस्टैंड मी? कंपटीशन आपका ये है. अगर आपने एहसास कमतरी अपने आप में डेवलप की, फायदा नहीं है प्रिपेयर करने का, छोड़ दो. पहला सेल्फ डाउट. वो कैसे होगा आप में? कैसे आता है आपका ये फियर? फियर आपका आता है एक ही चीज से. फियर आपको आता है इससे, फेलियर से, विच इज हाइपोथेटिकल. अभी ट्राई भी नहीं की. फियर ऑफ फेलियर इज एक्चुअली देयर. यू हैव शाइनेस, यू हैव सेल्फ डाउट बिकॉज यू हैव फियर ऑफ फेलियर. आप फेल होने से डरते हो. यू बी इन लव विद फेलियर. होने दो फेल. फेल क्या होता है? इट्स एन एक्सपीरियंस. एक और चीज याद रखो, there are 2 kinds of people: pessimistic people and optimistic people, positive and negative. An optimistic person sees experience or success, a gain or an experience. यानी या तो वो सिंपली कामयाबी हासिल करेगा या वो तजुर्बा हासिल करता है. A pessimistic person feels things of failure and success. वो क्या करता है? लॉस और गेन. पॉजिटिव बंदे नहीं करते. Thomas Alva Edison failed multiple times in experimenting to find the very exact peripheral or the metal for the inner peripheral of the bulb, tungsten. पहले ये किया ट्राई, फेल हो रहा है. जितना पैसा कमाया था एडिसन ने, वो सारा स्पेंड किया इस एक्सपेरिमेंट में. बट वो क्या कर रहा था? ये फेल हो गया, मीन्स आई एम रूलिंग इट आउट. अब ये नहीं करूंगा. दूसरा एक्सपेरिमेंट, ये नहीं करूंगा. तीसरा एक्सपेरिमेंट, ये नहीं करूंगा. चौथा, 5वां, 10वां, 100वां हो गया. तो एक पॉजिटिव बंदे अगर आप बनते हो, तब आप में इनकल्केशन ऑफ फियर नहीं होगा, सेल्फ डाउट नहीं होगा. होगा नहीं होगा. ये किस वजह से है? क्या करो, नहीं होगा तो क्या होगा. और ये हाइपोथेटिकल है. आप फ्यूचरिस्टिक बन रहे हो. अबे तब क्या होगा, फिर मेरे घर वाले क्या बोलेंगे, फिर वो क्या होगा. तो ये चीज खत्म करो अपने आप में. फियर ऑफ फेलियर को मेनली आप अपना ब्लॉक समझो. वो ब्लॉक, वो स्टेप जहां पर आप जंप करोगे. और आप एक माइलस्टोन होता है ना, ब्लॉक क्या होता है? जो आपको रोकता है. ठीक है ना? आप क्या करते हो? एक बंदा होता है जो ब्लॉक देख के निकलता है. एक वॉल है उसके सामने, वो वापस फेरा नहीं. दूसरा बंदा क्या करता है? वो एक वॉल पे चढ़ के देखता है कि भाई आगे कितनी जर्नी अभी बाकी है, या पता ही मच, जस्ट गिव मी 5 minutes, आई विल फिनिश दिस थिंग. एक तो ये चीज. तीसरा होता है आपका नेगेटिव अप्रोच. क्या होता है? नेगेटिव अप्रोच. ये नेगेटिव अप्रोच पता है कैसे आता है? फियर ऑफ जजमेंट्स. एक तो होता है फियर ऑफ फेलियर, दूसरा होता है फियर ऑफ जजमेंट्स.
लोग क्या कहेंगे? हे चौक डेर डग वटित सह ब्यूठक श्रीनगर स्टे रटित चे क्या कोरुत वन, चे करत ग्रेजुएशन वन कोर चे वरी जाय, चे करत वन ये चीज 2 वरी गए चे अथ सित। जब आप जजमेंट्स पे जाओगे, बोजन गोस तम सुंद युस गरस तुहंदिस वाई छु त्रावान। एवरीबडी अंडरस्टैंड्स कश्मीरी? वाई छो ना पाई क्या छु? जो आपके घर में वाई डालता है ना, युस गरस वाई त्रावि तम सुंद यी गोस बोजन, दैट्स योर फादर। और जब वालिद साहब भी आपको अगर दे रहे सपोर्ट सिस्टम और कम्युनिकेशन, हम बोलते हैं ना कि मेरे घर वाले भी ये करते हैं, घर वाले तब करते हैं जब आप कम्युनिकेशन बैरियर रखते हो। घर वालों को बोलना है कि भाई इसमें 2 साल लगेंगे, 2 साल तक ना मुझे शादी का बोलो, 2 साल तक मुझे ना कुछ बोलना है, 2 साल तक मेरे को इतना पैसा लगेगा, 2 साल तक ये चीज होगी। भाई जहन में रखो कि 2 साल के बाद अगर मैंने ये नहीं किया, ठीक है ना, तब तुम्हारी जजमेंट मेरे बारे में सही है और कुछ ना कुछ तो मैं जिंदगी में करूंगा। या मुझे आज ही बोलो भाई 2 साल के बाद अगर फेल हुए खुदा न ख्वास्ता तो हम मार डालेंगे, तो 2 साल की कंपनसेशन देना, ठीक है ना। फिर मुझे सीधे बोलो कि भाई 2 साल के बाद मुझे ये चीजें बोलना नहीं। अपने जो फियर्स ऑफ जजमेंट्स है ना, पद गो पितरन बायन, मास्तरन बायन, मामतरन बायन हज दंद्र बोझने, तिम छन घरस वाई त्रावा कहीं। पीपल विल ऑलवेज बी देयर, यस क्या करा चक्रो टाइम जाए, चक्रो थू चीज। ये जो होती है ना एक पब्लिक ओपिनियन आपके बारे में, यहां तो प्रॉफिट के बारे में जजमेंट्स लोगों ने की, क्या कर रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है। बट दोज हु बिलीव इन देयर ड्रीम्स, दे बिलीव इन देयर एम्स, दे बिलीव इन देयर गोल्स, दे बिलीव इन द जर्नी, दे बिलीव इन देमसेल्व्स। वो बोलते हैं कि भाई वक्त आने दो, माय रिजल्ट्स विल स्पीक। Pachima Seri. You know, it is said that success has many fathers and failure has none. Hey, Visasun, Pitru, hey, Visasun. Pachin Seri Mubarakas. But the moment you start at the very outset of your journey, अगर आपने ये चीज बदलने की ना कि भाई अब क्या कहेंगे लोग अगर मैं फेल हो गया, ये शुरू इनकलकेशन ही करा। आपको समझ आई मेरी बात? तो इस सिन को सबसे पहले ड्रॉप डाउन करना है। You have to first of all strengthen your personality for these exams. क्योंकि ये डिग्री नहीं है इग्नो के थ्रू एडमिशन कर रखा। फॉर एग्जाम्पल इग्नो, आई हैव डन माई सेकंड मास्टर्स डिग्री थ्रू इग्नो, इट्स अ वंडरफुल यूनिवर्सिटी, A++। कश्मीर यूनिवर्सिटी A ही है, A+ ही है। बाय द वे मटीरियल एवरीथिंग इज वेरी गुड अगर ऑनेस्टी के साथ इंसान पढ़ेगा। बट बाय द वे हम क्या करते हैं ना कि बैक इन द माइंड मैं कोई जर्नी पे चल रहा हूँ, बैक इन द माइंड मेरी ग्रेजुएशन चल रही है, टाइम कंपनसेट हो रहा है, ज़ाय करने में टाइम के, ये एक अंदर से होता है हर एक बंदे को कि मैं टाइम नहीं ज़ाया कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ कर रहा हूँ। ये चीज़ जहन में रखो भाई कि इसमें अगर आप आ गए, खुदा न ख्वास्ता 1 साल के बाद एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, 1.5 साल के बाद नहीं हुआ, 2 साल के अंदर नहीं हुआ, फिर 2 साल ज़ाया हो गए, 2 साल ज़ाया हो गए, 2 साल ज़ाया हो गए। तो पहले ही इस चीज़ का सोचना ये ख़त्म कर देगा आपका अपने को, क्योंकि इसमें कुछ हासिल नहीं है वहां से। इट्स अ सिंपल आंसर की, या तो वो है आपके हक में या नहीं है। तो प्रिपरेशन ऑफ माइंड इज इंपॉर्टेंट, डिसिप्लिन इज इंपॉर्टेंट। यहां पर मोटिवेशन, घर में मां बीमार है, बहन की शादी करनी है, मकान बनाना है, गर्लफ्रेंड के घर वाले नहीं मानेंगे क्योंकि मैं मुलाजिम नहीं हूं, मुलाजिम से दिमाग खट कर खानदर चना देवा। ये मोटिव्स जो आपके हैं ना, इनको भाई यहां रखो साइड में। यहां मोटिव नहीं चलता है, यहां पर मोटिवेशन नहीं चलता है, यहां पर डिसिप्लिन चलता है। कल दूध, जंगी दूध, रूद पेवान, ताफ whatever is there. But I have my class at 8 o'clock, or after 6 months of completion of syllabus, I have to get to library at 7 in the morning and leave at 8. With all the breaks and everything, 8 hours productive study, 6 घंटे productive study, with no distraction. Hello Janu, तुम कहाँ हो? It doesn't work here. भाई ठीक है, सुबह फ़ोन करूँगा, शाम को फ़ोन करूँगा, ठीक हो, अच्छे से खाना खाया, खलास। I don't have the time for your tantrums because I'm doing it for you. Let's just say there are a lot of people who get this motive कि मेरे को किसी और सोसाइटी को, डिमांडिंग सोसाइटी को सेटिस्फाई करके I have to marry someone I love. बट वहाँ पर मुलाजिम को पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। पचुन तैतत माना चोन स्मार्टनेस चोन कहते चीज़। I'm just telling you the brutal truth. ये है हमारी सोसाइटी में कि जवान मेरे साथ बात करते हैं इस बारे में। You understand me मेरे बच्चे? तो this is what you have to do. और भी बातें होगी बट टाइम कम है। तो मेन चीज़ स्मार्ट वर्क,
इसमें हम आपको हेल्प करते हैं, वी हेल्प यू इन दिस थिंग। और हार्ड वर्क यानी आपका सिलेबस वगैरह जिस पे मेहनत करनी है, सवालात करने हैं, पढ़ना है, उसमें भी हम 25% इसमें करेंगे, 30% हम इसमें करेंगे। आपका 45% है जो आप ये सिलेबस खत्म करके आपके एक्स्ट्रा नोट्स, इतना ही मैं आप सिंपल तरीके से मान लो ये पेज है, ठीक है, इतना मान लो, दिस इज 60%, दिस इज 40%। ये 60 हम पढ़ाएंगे, ये 30 इस नोट के साइड में रखना चाहिए, ये आपको खुद पढ़ना है। अंडरस्टैंड मी? इवन इफ यू आर एक्सटेंडिंग इट टू 20 more, 120%, because now competition is high, you need 120% of your work. Simple strategy. एक पेज पे 60% हम फिल करेंगे, 60 कौन करेगा? आप करोगे। आप क्लासेस 4 घंटे की दे रहे हो, 4 आपको घर पर देने पड़ेंगे। यू अंडरस्टैंड मी? हम आपको 30 सवाल करवाएंगे, 30 आपको खुद करेंगे। यू अंडरस्टैंड मी? हम आप में इनकलकेट करेंगे कॉन्फिडेंस की कोशिश, लेकिन खुद आपको अपनी पर्सनालिटी को समझाना है कि भाई मेरे अंदर ना शाइनेस आना चाहिए, शाइनेस, फेयर, सेल्फ डाउट। सेल्फ डाउट किससे आएगा? फेलियर के थॉट से, कि मैं फेल हो गया तो क्या, तो क्या, जब होगा तब देखेंगे, कोई मरता नहीं है। दूसरा, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ये आएगा कंपैरिजन से। क्लास में कोई देखा सवाल जवाब दे रहा है, डज नॉट मैटर। हमारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में वही सक्सेसफुल हैं जो बैक बेंचर्स थे। अल्लाह का करना था। आपने कितने ऐसे देखे इंटेलिजेंट, हाईली इंटेलिजेंट, जो आज दर बदर खा रहे हैं, और जो बेचारे कुछ नहीं करते थे वो सक्सेसफुल हैं। समझे मेरी बात? ये जो कंपैरिजन का मामला है ना, आपकी अपनी जर्नी है। चेन चॅलेंजेस चे बदल, चेन पर्सनॅलिटी चे बदल, चेन ट्रॉमास चे बदल, चेन सपोर्ट सिस्टम चे बदल, चोसी मोल छान, कोई मोल डिप्टी डायरेक्टर, फर्क तो होगी। ये कंपटीशन, ये दुनिया की जो रेस लाइन होती है, ये जस्ट नहीं होती है। किसी का वालिद नहीं है, किसी की मां बीमार है, किसी का हार्ट ब्रेक हो गया है, हर एक के अपने चैलेंजेस है। आपकी अपनी जर्नी है, आप अपनी जर्नी पे चलो। ये एक मैराथन है, सब चल रहे हैं उसी ट्रैक पे, लेकिन जर्नी अपनी है, रेस अपनी है, कंपैरिजन नहीं करना है। और तीसरा, लोग क्या कहेंगे, कि डैम अबाउट इट, मुझे क्या है लोगों के साथ, बुसु पद तिमो कोरमुत, खुदा सब जमीन मैं गैरस वाई त्रावा, मैं सोच करा। यू अंडरस्टैंड इट? हार्ड ब्रूटल बंदे बनना है। दूसरा, मोटिवेशन नहीं रखना है, जज्बाती होकर नहीं करना है। जज्बात इधर उधर होते हैं। डिसिप्लिन इज डिसिप्लिन। जंगे दोत, कमरस दोत, वतुंचु, a year, 2 years of practice, have to give it. कंपटीशन आपका अपना आप, 60% हमारा, 60% आपका। 100 ही चाहिए, लेकिन we want to escalate, we want to grow योर पोटेंशियल। हम ये करेंगे, हम आपको हेल्प करेंगे। ये क्रैक कैसे करते हैं, हम आपको हेल्प करेंगे। पढ़ना कैसे है, कितना पढ़ना है, और एक्स्ट्रा जो पढ़ना है वो आपको पढ़ना है। ठीक है बेटा? ये एक थोड़ा सा आपको मेस, बट आई होप यू अंडरस्टूड, राइट? मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल। लास्ट में इख्तिताम इस चीज से करता हूं। 2 आयत हैं। एक तो है इन्नल्लाह यर्ज़ुकु मन यशाउ बिगैरि हिसाब, बेशक परवरदिगार जब देता है रिज़्क तो बगैर हिसाब देता है। क्या तमिस खजानस मुझुन का हद आसा किया। दूसरी चीज याद रखना, वअसा अन तकरहु शैयन फहुवा शर्रुल लकुम फहुवा खैरुल लकुम वअसा अन तुहिब्बुहु शैयन फहुवा शर्रुल लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। कोई चीज आपको इंतहाई के नापसंद होती है, लेकिन वो आपके लिए खैर होती है। कोई चीज के साथ इंतहाई मोहब्बत होती है, लेकिन वो आपके लिए शर होती है। अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। ये कुरान की आयत है। अपना गिव योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। मेहनत करके, तदबीर करके, मेहनत करके कोई चीज हासिल नहीं हुई, क़द्दरल्लाहु व मा शाअ फ़अल। अल्लाह जो फैसले करता है वो मशवरा नहीं मांगते, जो अल्लाह चाहता है वही होता है। अपनी, लेकिन मैंने ये नहीं अल्लाह ने चाहा था तदबीर के बगैर। अल्लाह तदबीर पहले होता है, फिर तकदीर। ठीक है? मेहनत अपनी करनी है, अपना फुल देना है। रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि मैंने अपना फुल नहीं दिया, फुल देकर नहीं हुआ, ये अल्लाह का करना था। उस स्टेप में करना चाहिए क़द्दरल्लाहु मा शाअ फ़अल। मे बी मैं ही खराब हो जाता, मे बी मैं करप्ट हो जाता, मे बी मेरा आखिरत खराब हो जाता। अल्लाह ने बेहतर फैसला किया। आवर ड्रीम्स आर ऑलवेज, we say that his plans, Allah's plans are always better than our dreams.
उसके फैसले सबसे बेहतरीन होते हैं, हमारे ख्वाबों से बेहतर होते हैं। मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल। और अल्लाह से कनेक्शन करो, ठीक है ना, हम मूमिन हैं, दुआ करो, प्रे, प्रेयर्स वर्क, माँ बाप की दुआएं ले लो, वल्लाही आराम से हो जाएगा। यू अंडरस्टैंड मी? I have been in 2 exams I qualified to without preparation and everything. It's my 12th year in service. Online नहीं कह सकता, अब एडिट करना पड़ेगा। My first exam qualified, खलास 12 साल हो गए। दूसरा एग्जाम क्वालिफाइड, डिडंट ज्वाइन, मक लो। मुझे लगता है मेरी मेहनत नहीं थी उतनी। आई वॉज प्रोबेबली इंटेलिजेंट काइंड ऑफ, वो जो लोगों ने पैरामीटर्स बनाए हैं, लेकिन मुझे लगता है दादी की दुआ थी, नानी की दुआ थी, माँ बाप की दुआ थी। मिरेकल्स होते हैं, ठीक है। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। खुदा हाफिज बेटा। स्टार्ट करें। आप सब लोग बेटा जान चुके होंगे हमारी मेथोडोलॉजी किस तरह काम करती है, ठीक है। थोड़ा सा हमने इसमें इंटरव्यू किया है, थोड़ा डिफरेंस लाई है एज पर द न्यू पैटर्न। अब इसमें आपके 3 फेज है, 2 3। इसमें से ये 2 आपके साइमल्टेनियस है और ये अलग है। अब ये 2 क्या है? पहला आपका जो, जिसको हम बोलते हैं फाउंडेशन, जो आपका फाउंडेशन होने वाला है क्लास वर्क, रेगुलर जो आप सीखते हो कॉन्सेप्ट्स को, यहाँ से आपको मिलती है क्लैरिटी रिगार्डिंग व्हाट यू रीड। इसके बाद एक और चीज है, इसमें क्या है, आप एमसीक्यूज को देखोगे अच्छे से, जो आपको रिसेंटली पूछे गए हैं। इवन यू हैव टू लुक आउट फॉर यूपीएससी या जेकेपीएससी के एमसीक्यूज, एंड यू हैव टू फाइंड आउट दीज ट्रैप्स इन द एमसीक्यू। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज फुल टेस्टिंग। जो आपने यहाँ सीखा और यहाँ से आपने सीख लिया ट्रैप्स क्या है, उसको अप्लाई करना है अपने फुल लेंथ टेस्ट में जो हमको लेंगे। ये सिंपल चीज़ है, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, दीज 2 आर साइमल्टेनियस, ये अलग है, ये एंड पे है फुल लेंथ टेस्ट, क्या मॉक बोलो इसको, ठीक है। करें स्टार्ट आज। तो अब मैं चाहता हूँ कि आप जो आपके हाथ में हैंड आउट दिया गया है उसको आप अंडर 5 to 6 मिनट्स पढ़ो अच्छे से। उसको जो आपको दिया गया है पढ़ो उसको अच्छे से। इवन इफ यू हैव टू अंडरलाइन विद द पेन यू कैन डू इट, अच्छे से पढ़ो उसको 5 से 6 मिनट में। मगर
पढ़ लिया सबने बेटा? क्यों टाइम चाहिए? हो गया? तो बेटा आप इधर दिखाओ अपना ये पेपर, इधर दिखाओ। ये लो, पढ़ लिया इसको हमने अच्छे से, थोड़ा बहुत रिटेन भी हुआ होगा, ठीक है, ये क्या इसमें था। अब सबसे पहले जब आपके सामने एमसीक्यू आता, आप क्या करते हो? सॉल्व करते हो उसको, है ना? सॉल्व करने में क्या आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है? सबसे पहली चीज, आई हैव टू फाइंड द राइट आंसर। यही होता है हमेशा दिमाग में कि 1 2 3 सही है, बस हो गया। लेकिन यहाँ पे जो हमारे आप टेस्ट आने वाले हैं, जो पैटर्न आप इवॉल्व हो रहा है जेकेएसएसबी का, उसमें आपको थोड़ा एक हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी को रिवर्स करना है। रिवर्स कैसे करना है आपको? यू हैव टू लुक फॉर दोज स्टेटमेंट्स जो क्या है, गलत है, ना कि राइट है। पहले उनको ढूंढो जहां पे कुछ गड़बड़ है। अभी आपको दिखाऊंगा मैं सारे ट्रैप्स, लगभग जितने हैं उसका हाफ थोड़ा बहुत दिखाऊंगा कम, कि ट्रैप्स क्या क्या होते हैं, जो आपको दिख जाएंगे अभी कुछ एमसीक्यूज में, ठीक है? तो वही ट्रैप्स पहले क्या करने हैं हमको, आइडेंटिफाई करने हैं, उसके बाद ही वी हैव टू गिव द आंसर, एंड इट टेक्स अराउंड 30 to 40 seconds टू आइडेंटिफाई ईच ट्रैप, जब हमने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी उस चीज पे, ठीक है? तो पहले हमने क्या स्टार्ट किया, वी हैव टू लुक फॉर द ट्रैप्स। उसके बाद स्टेटमेंट पे फोकस किया। एज्यूम करके चलो कि हर कोई स्टेटमेंट झूठ बोल रही है, क्या? एज्यूम करके चलो कि हर कोई स्टेटमेंट गलत है। जब आप वो देखोगे, जब आपने पढ़ा है सब कुछ, तो ऑटोमेटिकली आपको समझ आएगा कि ये स्टेटमेंट सही है। हमने एज्यूम ऑल्दो किया था कि क्या ये गलत है, लेकिन इसने वो सारे पैरामीटर्स को पकड़ा जो दिखाता है कि ये सही है, ठीक है? अब आपने पढ़ लिया इसको, अब हम सिंपल से कुछ एमसीक्यूज देखेंगे, आपको उस पर फिर अपना ओपिनियन देना है कि सही क्या है, गलत क्या है, ठीक? मैं वो डॉक्यूमेंट देखूँ कहाँ पे, ये ठीक है। चलो, पहला सिंपल क्वेश्चन, आप नो वन व्हेन टेक द लुक एट द पेपर। सिंपल क्वेश्चन है बेटा एक, कैन द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक मिनट, चलो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पढ़ो उसको अच्छे से। The Vice President of India is the ex-officio chairman of Rajya Sabha and is appointed by the President of India. Now, how many of you say it's true? It's true. ठीक, दो बच्चे बोल रहे, सब बोलूं ना? सबने पढ़ा ना? उस पे कुछ नहीं था लिखा, इसका लिखा था कुछ? आप बोल रहे हो ट्रू है, बोल रहे हो आप, कितने कितने का आपने कहा ट्रू है, और कौन बोलता है ट्रू है? एनीवन? तीन बंदे बोल रहे ट्रू है, आप क्या बोलते हो बेटा? उधर मत देखो, वो हो चुका, वो टाइम हो गया, टाइम गया, बोलो। यानी कि 3 बंदे बोल रहे हैं दे आर श्योर कि इट्स ट्रू, लेकिन सब बाकी सब अनश्योर है कि पता नहीं क्या है इसमें, ठीक है? देखो, इसमें ट्रैप है, ये रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों? किसने बोला है ट्रू कॉलेज? वेरी गुड। वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है, वेरी गुड, ये तो है सही, लेकिन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये गलत है, बिकॉज ही इज नॉट अपॉइंटेड, ही इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल
कॉलेज, जिसमें नॉमिनेटेड एंड मेंबर्स ऑफ ऑल द नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा. दिस वाज द फर्स्ट ट्रैप. ये सिंपल एक ट्रैप है, इसको बोलते हैं हम एक हिसाब से दो ट्रैप है इसमें, फेमिलियरिटी ट्रैप और हाफ ट्रूथ, आधा सच. यहाँ तक क्या है, सच है और उसके बाद झूठ है. यानी कि अराउंड 90% टाइम्स क्या होता है, स्टेटमेंट क्या होती है सही, फिर जो एंड का होता है उसमें इसने गलत किया होता है. आप ये हो गया, आपने पढ़ा फिर भी गलत हुआ, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब कि आप इंटेलिजेंट नहीं हो. इट डजंट सिग्निफाई कि आपके पास इंटेलिजेंस है या नहीं है. इट इज़ नॉट दैट कि आपके पास लैक ऑफ इंटेलिजेंस है. इसका मतलब ये है कि आपके पढ़ने का तरीका गलत है, आपने क्वेश्चन को तरीका सही नहीं है पढ़ने का. ठीक है, तरीका क्या है, यू हैव टू लुक फॉर दीज ट्रैप्स. आप यहाँ पे क्या हो गए, फेमिलियर, भाई ये पढ़ा है, ऑफिशियल चेयरमैन हो राज्यसभा का, ठीक है, तो सही होगा. आपने क्या एज्यूम किया, सही होगा. और अपॉइंट, हर किसी को तो अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ही, इसको भी यही अपॉइंट करता है. आपने ये रखा दिमाग में और क्या किया, वहाँ पे आपने टिक दिया. घर जगह क्या पता चला, घर में देखा कि ये गलत स्टेटमेंट है, फिर याद आया आपको इसको तो इलेक्शन होता है तो अपॉइंट नहीं होता है. इसी तरह कुछ और लोग हैं, जैसा डिप्टी स्पीकर है जिनको पार्लियामेंट ही करता है, उसमें प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं होता है. ठीक है, स्टार्ट करें. Consider the following regarding Indian economy. Reserve Bank of India is the central bank of country and is responsible for printing all the currency and minting all the coins in India. Monetary policy is responsible for fixing the benchmark interest rate of India. Which of the statements given above is or correct? बोलो इसका आंसर क्या है. सेकंड क्या बोल रहे हो, फर्स्ट एंड सेकंड. फर्स्ट गलत है, फर्स्ट गलत है. चलो ठीक है, क्यों गलत है, फाइनेंस मिनिस्ट्री. आपने क्या किया यहाँ पे, आपने क्या किया, आपने ट्रैप को आइडेंटिफाई किया. यहाँ पे इस वाले में कोई ट्रैप नहीं है. आपने क्या किया, यू जस्ट आइडेंटिफाइड द ट्रैप कि भाई यहां तक तो सही है, सब सही है, लेकिन ये गलत है. क्योंकि कॉइन्स कौन करता है, वो करता है फाइनेंस मिनिस्ट्री. ऑल द कॉइन्स प्लस 1 रुपी नोट, ठीक है, सब कौन करता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री. अब इसको हम बोलते हैं, इस ट्रैप को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाफ ट्रूथ, आधा सच आधा झूठ. जब भी स्टेटमेंट आए और वहां पे ये एंड आए, समझना कुछ गड़बड़ है. जो ये आता ना एंड, इसका मतलब कुछ गड़बड़ हो सकती है. और यहाँ पे ये एंड के बाद गड़बड़ नहीं थी, लेकिन इस एंड के बाद गड़बड़ थी. यानी कि क्या है ट्राई, पहला आपका एंड, जहां पर एंड होगा फिर चेक करोगे सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड योर हाफ ट्रूथ. यानी कि वो आपको इतना देगा पूरा कि आप पूरा लगेगा आपको कि भाई ये सच है, लेकिन टेल में कुछ गड़बड़ होगी. अगर इसे पहले ही गलत दिया होता तो क्या हम पढ़ते इसको, नहीं पढ़ते. क्यों, क्योंकि हमें पहले पता थी कि ये गलत है, पहले स्टैंजा में गलत था तो ऑटोमेटिकली गलत हो जाता है. ठीक है, ये कौन सा है, ये है आपका पहला एक, अगर लिखोगे भी तो लिख लो हाफ ट्रूथ. जहां पे क्या लिखो, लिखो इसको हाफ ट्रूथ को लिखो, लिखो हाफ ट्रूथ. लिखो बेटा हाफ ट्रूथ, लिखो 90-10, लिखो 90-10, 90:10 रूल, 90:10 रूल.
देखो, facts are given under this trap. Facts are given under this trap. Facts are given to gain trust of the student. To gain trust of the student. However, final 10% contains a fatal error. However, final 10% contains the fatal error. Fatal error. जी बेटा. However, final 10% contains the fatal error. चलो, अब नेक्स्ट है, पढ़ो उसको अच्छे से क्वेश्चन को. सबको दिख रहा है? एक चलो देखो, उसे मत देखो बेटा, आपने ऑलरेडी देखा है, आपको टाइम भी दिया गया था. आपको एग्जाम में किताब नहीं देंगे वहां पे वापस देखने के लिए कि ये था सही कि नहीं. चलो, ये पैटर्न कहाँ से कॉपी हुआ है? ये वाला पैटर्न, हाउ मेनी अबो पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड. ये पेयर, ये कहाँ से कॉपी किया गया है? ये कॉपी किया गया है कहाँ से? यूपीएससी से कॉपी किया गया है. गौड़ोस ने वहाँ ये क्या, आप बोलो इसमें क्या आंसर क्या आएगा इसका? दो पेयर ठीक है, कौन कौन सा बोलो? सेकंड और, एक मिनट बेटा, सेकंड और थर्ड ठीक है. ओनली वन कौन बोलता है? कौन सा वाला पेयर? थर्ड वाला. ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड. यहां पे जब हमने आइडेंटिफाई किया, हमने देखा, हम पढ़ रहे हैं वो चीजें जो अमूमन हम पढ़ते हैं. कैश फिजिक्स जब भी आप पढ़ते हो, आप खोलते हो इकोनॉमी, वहां पे आपको पढ़ना ही पढ़ना है ग्रीन रेवोल्यूशन, वहां पढ़ना ही पढ़ना है वाइट रेवोल्यूशन, वहां पढ़ोगे क्या? ऑप्शन थर्ड पढ़ोगे हिस्ट्री में, इकोनॉमिक हिस्ट्री में. ठीक है, तो वहां पे जब आप ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ोगे तो आप देखोगे कि किसमें आया था. सबको पता होगी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड लाई गई थी. ठीक है, अब इनने कहा ये दो सही है. ठीक, क्यों इनने क्यों कहा ये सही है? क्यों? क्योंकि इसने यहाँ नाम क्या देखा? MS स्वामीनाथन, जिसको पूरी दुनिया जानती है. बोला इसका नाम आ गया तो शायद सही होगा, हालांकि ये सही नहीं है. क्यों? यहां पे देखो लिखा है पल्सेस एंड ऑयल सीड्स. वहां पे असल में क्या था? व्हीट एंड राइस. व्हाइट रेवोल्यूशन यानी कि डेरी सेक्टर का, वर्गीज कुरियन था उसका स्पेयर हेड. लेकिन फ्लड किसे लाया था? एक्सपेंशन ऑफ डेयरी सेक्टर. यानी कि ये सही है. इसका आंसर क्या है? ओनली वन. इसको हम बोलते हैं फेमिलियरिटी ट्रैप. क्यों? क्योंकि जानबूझ के वो डालेगा ऐसा सवाल जहां पे क्या होगा? एक बज़वर्ड होगा जो दिमाग में आपके ऑलरेडी घूम रहा होगा, और दिमाग की टेंडेंसी है कि वो देखता है वो चीजें जो फेमिलियर हो. ठीक है, तो वो क्या बोलेगा? स्वामीनाथन है, फिर ठीक होगा, हालांकि गलत है सीधे. ठीक है, फ्लड है, डेयरी आया, ठीक है. ग्रीन रेवोल्यूशन में माइनर सब कुछ ठीक था, प्रोडक्शन. अब आपने बोला शायद ग्रीन रेवोल्यूशन आया था फार्मिंग के लिए. किसके लिए आया था? फार्मिंग के लिए. तो यहां तो फार्मिंग की बात हो रही है, लेकिन वहां पे क्या लिखा है? पल्स एंड सीड्स. वहां पे क्या था? व्हीट और राइस. आया समझ? क्या बोलते हैं इसको? लिखो, फेमिलियरिटी ट्रैप. फेमिलियरिटी ट्रैप, ब्रैकेट में लिखो हेलो इफेक्ट. पढ़ोगे, अगर किसी ने पढ़ा होगा परसेप्शन, वहां पे एक हेलो इफेक्ट भी आता है, एरर. हेलो इफेक्ट लिखो इसमें. एग्जामिनर्स यूज
Examiners use highly famous names. Highly famous names. Famous names or catch phrases. Or catch phrases. Catch phrases. Catch phrases. To draw the student in. To draw the student in. यानी कि शॉर्ट में ना वना कस तम बोल नाय मज छना वना कशर पे क्या बोलते हैं तमा बोल नाय मज यानी कि इसको उधार अब वो मानेगा वही उसका सिंस इसने पहले आपका हाईजैक कर लिया है यहाँ पे दिमाग किससे व्हाइट रेवोल्यूशन से इन नामों से आप क्या हो जाएगा यहाँ पे कंफ्यूज कि ये सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है लेकिन जब हमने प्रैक्टिस की होगी इन ट्रैप्स की हम इसमें नहीं फंसेंगे ठीक है क्या लिखा आपने टू ड्रॉ स्टूडेंट इन कॉमा कॉमा द स्टूडेंट assumes the specific pairing must be true. Assumes the specific pairing might be true. Yeah, must be true. Must be true. Specific pairing must be true. Must be true. Must be true. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टैक्सेशन इन इंडिया डायरेक्ट टैक्स आर दोज वेयर द बर्डन ऑफ टैक्स कैन बी शिफ्टेड टू वन पर्सन सच एज द गुड सच एज द गुड एंड सर्विस टैक्स indirect tax are those paid directly to the government by the individual taxpayer such as income tax. GST is a destination based tax levied on the consumption of goods and services. बोलो इसमें से कितने सही है कितने गलत है आप ये एक बच्चा एक बोल रहे हो आप सब क्या बोल रहे हो कितने सही है कितने गलत है इसमें पढ़ो अच्छे से स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ो कितने गलत है हाँ कितने गलत है इसमें एक या दो आप एक बोल रहे हो आप क्या बोल रहे हो बेटा एक एक आप इसमें क्या करके है इसमें क्या करके है इसमें ये भी एक क्या बोलते हैं उसको यूज करते हैं ज्यादातर ये ट्रैप क्या करते हैं वेरी गुड यहां में क्या करते हैं इसको बोलते हैं कंटेंट ट्रैप या डेफिनिशन स्वैप सब सेम है फिर क्या है सिर्फ नाम चेंज किया बर्डन यानी कि यहां पे क्या आता ये आता यहां पे और ये आता यहां पे इसको स्वैप किया गया है बस क्या होता है इंडिरेक्ट टेस्ट में जब हम टैक्स देते हैं फिर बार बार बर्डन होता रहता है लेकिन डायरेक्ट टेस्ट में क्या होता है उसमें बर्डन नहीं होता है क्योंकि हमने गवर्नमेंट को पे किया ठीक है तो हमने क्या किया यहाँ पे सिर्फ नाम चेंज किया इसके उधर उधर इसको क्या बोलते हैं हम कंटेंट ट्रैप या डेफिनेशन स्वैप ये भी हम बिकॉज टाइम हमारे पास कम होता है एग्जाम में और एंजाइटी होती है ये भी गलत कर जाते हैं हम वहाँ पे ये भी क्या करते हैं हम गलत ये तो पता ही है तो पूरी दुनिया को पता है जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ये पता है दुनिया को इस वक्त क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जानते हैं कि जीएसटी हर कोई पे करता है ठीक क्या बोलते हैं इसको कंटेंट ट्रैप लिखो बेटा ये ट्रैप लिखो कंटेंट ट्रैप कंटेंट ट्रैप ब्रैकेट में लिखो डेफिनेशन स्वैप डेफिनेशन स्वैप डेफिनेशन स्वैप लिखो the examiner takes two parallel
closely या two parallel comma close concepts and simply swaps their definition. चलो नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इलेक्शंस इन इंडिया। अब आई इलेक्शन की बात, देखो इलेक्शन की बात आ रही है। आप क्या बोल रहा है, इलेक्शन कमीशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। इलेक्शन कमीशन इन इंडिया इज ऑल्सो responsible for conducting the elections to local panchayats and municipalities across all states. Only one. क्यों नहीं? दो गलत नहीं है, पहला ठीक है। दो गलत क्यों है? क्यों ना गलत है? दो बोलो। कंडक्टिंग द इलेक्शन वो अलग है, ये इलेक्शन है बेटा, इलेक्शन हो गया, इलेक्ट करता है लेकिन अंडर सुपरविजन ऑफ ईसीआई। चलो बोलो, आप बोलो एक ही। क्यों? ये सही है, ठीक है ठीक। ये गलत क्यों है? क्योंकि स्टेट इलेक्शन कमीशन का ये काम है, इलेक्शन कमीशन का। लेकिन जब हम एग्जाम में होते हैं, यहाँ सबको पता है कि ये सब बहुत गलत है, लेकिन एग्जाम में ये चीज़ नहीं आती है दिमाग में। वहां पे आप बोलते हो ये तो, आप क्या बोलोगे, यू विल परसीव दैट। तो पूरी इंडिया का कौन करता है हैंडल इलेक्शन, सारा कौन करता है? कमिश्नर ऑफ इंडिया। बोलेगा चलो ये इसका भी करता होगा। क्यों? क्योंकि आप वहां पे इतने एंग्जियस हुए होते हो, सच्ची बस यही है इसका आंसर, ठीक है। तो ये भी एक ट्रैप है, ये भी एक ट्रैप है। इसको बोलते हैं जुरिस्डिक्शन ट्रैप। इधर देखना, पहले समझो इसको। वो जान बूझ के डालेगा ऐसा कोई बॉडी गवर्नमेंट का जो बहुत बड़ी एलीट लेवल की बॉडी होगी। अब शॉर्ट में एलीट लेवल करती है 10 काम। क्या करती है? 10 काम। 11वां काम वो करती है क्या? डेलीगेट किसी और को। उसको पता है ये बात, किसको? अलेक्जेंडर नोज कि ये 11वां फंक्शन जो है किसका है? किसी और का। लेकिन फिर भी क्या करेगा वो? डालेगा इसके अंडर ही। क्यों? क्योंकि यू विल परसीव दैट इट इज द मास्टर ऑफ इलेक्शन इन इंडिया। तो यही करता होगा सारे का। आप जिसको पता भी पढ़ा नहीं होगा या पता नहीं होगा, क्या करेगा? बोलेगा हाँ ये ठीक है। इसीलिए क्या होता है इसको जुरिस्डिक्शन ट्रैप। यानी कि कुछ ऐसे भी होते हैं जो फंक्शंस जो इसके अंदर नहीं आते, वो कोई और करता है, लेकिन आप ड्यू टू टाइम, ड्यू टू एंशियसनेस गलत करके जाते हो उसको। लिखो बेटा इसका जुरिस्डिक्शन ट्रैप, जुरिस्डिक्शन ट्रैप, जुरिस्डिक्शन ट्रैप, JURISDICTION ट्रैप। ठीक है, लिखो, इसमें लिखो examiner assumes that the most powerful national body handles everything, ठीक है, कॉमा, and he exploits this flaw, exploit, EXPLOITS, exploits this flaw with regards to, with respect to, WRT, with respect to the student, ठीक है। यानी कि ये एज्यूम करता है कि
खुद इवेल्युएटर कि सब मैं सब कुछ दे रहा हूँ इसके अंदर, और बच्चा गिरेगा इसी में। क्यों? क्योंकि उसको लगेगा कि सारा काम यही करता है। आया समझ? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो। Consider the following statements. Niti Aayog is a constitutional body established to replace Planning Commission. The recommendations made by Niti Aayog are legally binding on all state governments. चलो बोलो। Only one. आप क्या बोलते हो बेटा? किस पे? इस पे श्योर नहीं हो? इस पे बता बोलो ये सही है, ये आप सही मार रहे हो, ठीक है। आया समझ? आप ये कौन सा ट्रैप है? आप पढ़ोगे आगे जाके बॉडी पढ़ोगे। अब देखो जब अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, अगर गवर्नमेंट बोलेगी, गवर्नमेंट सजेस्ट कर रही है, ये चीज़ क्या कर रही है? सजेस्ट कर रही है, आप बोलोगे भाई रूल बन जाएगा, है ना। लेकिन गवर्नमेंट लैंग्वेज, एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज में क्या होता है? वहाँ पे एडवाइजरी, बाइंडिंग, ठीक है, एक्सक्लूसिव, ये सब क्या है? इनके डिफरेंट मीनिंग्स हैं। क्या है? डिफरेंट मीनिंग्स है। अगर मैं आपको बोलूँगी दोनों गलत है, क्या करोगे? दोनों गलत है। Why are these both wrong? क्यों? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। नीति आयोग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये आया है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से 2015 में, जब इसने किसको रिप्लेस किया? प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया। और इसकी रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं है, एडवाइजरी है। क्या है? एडवाइजरी है। आप यहाँ पे देखो, आपके डिस्पाइट नोइंग अबाउट नीति आयोग क्या करता है, स्टिल आपने गलत किया। क्यों? क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया किस पे? इस पे और बाइंडिंग पे। आया समझ? तो आंसर क्या है इसका? नीदर वन नीदर टू। लिखो इस ट्रैप को, लिखो बाइंडिंग वर्सेस एडवाइजरी ट्रैप। बाइंडिंग वर्सेस एडवाइजरी ट्रैप। बाइंडिंग वर्सेस एडवाइजरी ट्रैप। जितने भी एग्जाम आप दोगे, चाहे एसएसबी हो, चाहे जेकेपीएससी हो या यूपीएससी हो, आपको पता होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है, स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी, ये सब आपको एग्जाम में आ जाते हैं, स्पेशली इन पॉलिटी। ठीक, लिखो बेटा इसमें बाइंडिंग वर्सेस एडवाइजरी ट्रैप। चलो लिखो बेटा, the examiner exploits the administrative jargon 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 यानी कि टर्म एक हिसाब, टर्म बोल रहा हूँ, मैंने जार्गन इस्तेमाल किया, टर्म हो गया वो। तो लाइक एग्जाम्पल एडवाइजरी, बाइंडिंग, मैंडेटरी, ठीक है, वगैरह वगैरह। टू चेंज द एंटायर रियलिटी ऑफ ए सेंटेंस, to change the entire reality of the sentence आया समझ बेटा? चलो, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट empowers Indian citizens to access any and all documents held by Ministry of Defense without exception। पहली स्टेटमेंट। दूसरी, फंडामेंटल राइट्स guaranteed by the Indian Constitution are absolute and cannot be suspended under any circumstances। चलो बोलो उसका आंसर। neither one neither two। अगर मैं बोलूँ ये दोनों सही है, फिर क्या करोगे?
दोनों गलत है, मैं मजाक कर रहा हूँ। गलत क्यों है? देखो, ये वाला मैक्सिमम टाइम्स आपके एग्जाम में आएगा, ये वाला ट्रैप जो बोल रहा हूँ ये मैक्सिमम टाइम्स आएगा। इसको बोलते हैं एक हिसाब से एक्सट्रीम्स ट्रैप। क्या बोलते हैं इसको? एक्सट्रीम्स ट्रैप या एब्सोल्यूटिस्ट ट्रैप, जहां पे चीज एब्सोल्यूट हो कि भाई है क्या है। ये चीज गवर्नमेंट में, पॉलिटी में पॉसिबल नहीं है कि कोई चीज एब्सोल्यूट रहेगी। यू डोंट हैव एन एब्सोल्यूट कॉन्स्टिट्यूशन जो कभी चेंज ही नहीं हुआ है, ना कभी होगा। आपके पास क्या है जो चेंज होता रहता है। अब यहाँ पे आरटीआई एक्ट एम्पावर्स इंडियन सिटीजन टू एक्सेस एनी डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर ठीक है ना, ऑल डॉक्यूमेंट्स। फिर इसके बाद है क्या है? विदाउट एक्सेप्शन। जबकि आपने अगर अच्छे से पढ़ा होता, पहला जो आपको पेज दिया है वहां पे दिया है एक्सेप्शन है, ठीक है। तो दूसरा क्या है फिर? फंडामेंटल राइट्स और एब्सोल्यूट। चलो इसको एक बार हटा दो साइड से, दिमाग से निकाल दो इस पॉइंट को। मैंने एब्सोल्यूट की बात की है, सिर्फ ये रखो, कैन नॉट बी सस्पेंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। क्या हो जाएगा मतलब इसका? फिर एब्सोल्यूट तो है, पता है, मैं छोड़ दिया एब्सोल्यूट, निकाल दिया इसको। ऑल फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट कुछ, हाँ, जो आता है इमरजेंसी के वक्त, ठीक है, यानी कि दे कैन बी सस्पेंडेड एक्सेप्शन ऑफ 2021 जो अभी 19 वगैरह है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम। आप देखो, जब भी आपको आएगा ना एग्जाम में कोई स्टेटमेंट, वहां पर लिखा होगा ओनली, एब्सोल्युटली, सोली, नेवर, ठीक है, कैन नॉट डू दिस। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है उधर पे, ठीक है। लिखो बेटा, स्पेशली जब वहां लिखा होगा ओनली, क्या लिखा होगा? ओनली। ओनली का मतलब होता है कि यीशु बेशुनी किहीन। आप सपोज आपने बोल दिया आपको कि बेटा पानी पियो, आपने कहा आई विल ओनली ड्रिंक वाटर फ्रॉम दिस रिवर इन माई लाइफ टाइम। बस चम त्रेश का सिर्फ अच्छी योत, यह पॉसिबल? क्यों? आप घर में पानी पीते हो, टैप वाटर पीते हो। दिस इज एक्सट्रीम स्टेटमेंट, ठीक है। तो लुक आउट फॉर दीज एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स। चलो लिखो उसमें बेटा, एक्सट्रीम ट्रैप, एक्सट्रीम्स ट्रैप। लिखो बेटा इसमें, लिखो एग्जामिनर्स readily, READILY, readily insert absolute words to turn a generally true statement, into a technically false one, technically false one, ठीक है। आया समझ? चलो ये लास्ट ट्रैप है आपके पास। इसमें अभी और भी बहुत सारे ट्रैप्स है, मैंने कुछ गिने चुने रखे आपके लिए। अभी पढ़ो इसको अच्छे से। हिस्टोरिक इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन रिफॉर्म्स ऑफ, यानी कि एलपीजी की बात हो रही है। नीदर वन नीदर टू। अब इसने कैसे बोला नीदर वन नीदर टू? क्यों? चलो मैं मानता हूं, क्योंकि सबको पता होगी कि एलपीजी जो आया था वो आया था 1991 में। हाउ डिड यू एस्टैब्लिश दिस पॉइंट कि ये गलत है? हाँ, यहां पे देखो क्या मसला है। देखो, यूनाइटेड, सबको पता है यूएन कब आया? 45 में। कब आया? 45 में। उससे पहले क्या था फिर? वेरी गुड, उससे पहले था बेटा लीग ऑफ नेशन, यानी कि एक हिसाब से इसका 22,
किसका? यूएन का। असल में लॉन और यूएन जो है लगभग लगभग सेम ही है। अब वो वर्ल्ड वॉर के टाइम था और ये आज के टाइम है। इसने जब सीज किया अपने ऑपरेशन तो इसने पकड़ लिए यूएन ने, ठीक है। तो यहाँ पे इमीडिएटली फॉलोइंग द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ लेकिन यूएन का नहीं। उधर कौन आया? उधर आया लीग ऑफ नेशन। दोनों क्या है? गलत। यानी कि कभी कभी क्या करता है, इसको बोलते हैं हम क्रोनोलॉजी ट्रैप। क्रोनोलॉजी ट्रैप यानी कि इवेंट सही बोलेगा। क्या बोलेगा? इवेंट सही बोलेगा, या तो रॉन्गली फ्रेम करेगा उसको या फिर उसका डेट चेंज करके इधर उधर करेगा उसको। दैट इज कॉल्ड क्रोनोलॉजी ट्रैप। लिखो बेटा। देखो, द एग्जामिनर गिव्स two real events, but flips the timeline, or associates them with the wrong era. अब चलो, दिस इज योर फाइनल टेस्ट। जो अब है वो फाइनल टेस्ट है आपका। आपको आइडेंटिफाई करने हैं, इसमें नहीं। मैं दिखाऊं क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है। यू हैव टू आइडेंटिफाई कि इन स्टेटमेंट में कौन कौन सा ट्रैप लगा है। ठीक है, सब ट्रैप आपने लिख लिए ना? चलो बोलो बेटा, बोलो। पहले देखो स्टेटमेंट्स कौन सी गलत है, इसमें सही कौन सी है वो देख लो पहले, उसके बाद देखते हैं हमें ट्रैप कौन कौन सा है। बोलो। ओनली वन। कौन सा वाला सही है? पहला वाला। ये दो गलत क्यों है? हाँ ठीक है। अब मुझे मत बोलो वो, आप मुझे आंसर तो ठीक है, आंसर आपने बोल लिया वन। मुझे बोलो बेटा कि ट्रैप कौन कौन सा लगा है इसमें। गेस करो ट्रैप कौन कौन सा है इसमें। कहाँ है एब्सोल्यूट वाला? सेकंड में एब्सोल्यूट। प्रोहिबिट्स एनी आया ना, एनी आ गया। कंप्लीटली, अनचेंज, फॉर एवर। क्या हो गया ये हो गया एक्सट्रीम। ठीक, ये क्या है फिर? ये वाला। वेरी गुड, एक्सीलेंट। क्रोनोलॉजी ट्रैप। क्यों? क्योंकि 26 नवंबर को हुआ था अडॉप्ट, इफेक्ट आया 26 जनवरी में। और कोई ट्रैप तो नहीं है? जरा गेस देखो, बेचा कहां ट्रैप आत्मस? फिलहाल तो दो ही है, अब ये क्या है हमारे पास? अब नेक्स्ट टाइम जब आप कोई एमसीक्यू सॉल्व करोगे, पहले क्या करोगे? देखो, वन लाइनर में ये चीज जरूरत नहीं है आपको। इट्स नॉट फॉर द वन लाइनर्स। ये किस लिए है फिर? आपके पास इस वक्त क्वेश्चंस जो है वो 4 किस्म के आते हैं नए तरीके से। स्टेटमेंट वाइज, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, मैच द फॉलोइंग, असर्शन रीजन, और एक आता है हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्ट। और अगर इनको लट आई तो फर्दर दे विल कॉपी फ्रॉम यूपीएससी, और उसमें जो आप पैटर्न आया है अगर वो हुआ तो फिर खैर ही है आपकी उसके बाद। ठीक है, अब मेन चीज क्या है, ये किस लिए हम सीख रहे हैं? जो डिस्पाइट रीडिंग एवरीथिंग, स्टडिंग एवरीथिंग, जो आप पढ़ के गए यहाँ से, सारा नोट वगैरह, टेस्ट भी दिया वगैरह वगैरह, फिर भी आपने क्वालिफाई नहीं किया। वजह ये कि आपने समझा कि सब कुछ पढ़ लिया है, थोड़े बहुत टेस्ट भी दे लिए हैं तो हमारा क्वालिफाई हो जाएगा। नहीं, कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए यू हैव टू डू कांस्टेंट टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। अगर आपने ये नहीं किया पहले से ही और सोचा कि एंड पे दूंगा मॉक टेस्ट, प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। क्यों? क्योंकि यू डोंट नो दिस ट्रैप्स। ना ही आपको ट्रैप पता है
आप किस पे जा रहे हो, होली सोली ऑन योर नॉलेज, लेकिन वो एक पार्शियल चीज़ है आपके अंदर अभी, वो निखर के बाहर नहीं आई है। वो कहाँ से बात आएगी, जब आपने टेस्टिंग दोगे। जितना टेस्ट आप दोगे उतना आपका जो ग्राफ है वो ऊपर जाएगा। हाँ, पहले पहले आपका ग्राफ नीचे ही होगा, लेकिन अल्टीमेटली ग्राफ ऊपर ही जाएगा। टेस्टिंग इज मस्ट। उसमें आपको इस में क्या होगा, एक तो ये ट्रैप्स वगैरह कुछ दिखाए, और भी इसमें बहुत सारे ट्रैप्स है। आपके पास ज़्यादा क्लास होगी इसकी, जहाँ पे इसी तरह हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। साथ में टेस्ट आपके होंगे आपके माइक्रो और सेक्शनल जो होंगे। फिर जो असली टेस्टिंग है जो आपकी होगी वो कहाँ होगी, फुल रैंक टेस्ट में। ठीक है, समझ आया। पढ़ाई को अगर कोई चीज़ आगे निकालता है वो कौन सा है, टेस्टिंग। कि आपने अंडरस्टैंड किया कि नहीं किया। एक हो गया हमने अंडरस्टैंड किया लेकिन सवाल फिर भी नहीं आ रहे हैं। ये स्टेटमेंट सारे कवर करके है आपके इसमें जो आपके हाथ में है। अब क्या करना है, अब जब तक नए सर आएंगे तब तक ये जो क्वेश्चन सारे देखे आपने उसके देख लो सारा उसी में है कि नहीं है, देख लो। लेकिन पहले नजर में क्या किया आपने फोकस नहीं था आपका उधर पे, आप क्या सिर्फ पढ़ रहे थे। अब उसको आप क्या करोगे, अच्छे से पढ़ोगे। आरबीआई का भी देखोगे, आरटीआई का भी देखोगे, डिफेंस का भी देखोगे, फाइनेंस मिनिस्टर का भी देखोगे, वर्ल्ड वार का भी देखोगे, सब दिखेगा अभी। आप वही स्टोरी आज क्यों, अब आपको सब समझ आएगा, दिखेगा क्यों, क्योंकि नाउ यू हैव बिकम फैमिलियर विद दिस कैच फ्रेज जो हमने देखे। अब आप आराम से पढ़ोगे इसको टेंशन के बगैर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बेटा। क्वेश्चन तो नहीं किसी को, एनी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन है? आप बोलोगे इतने क्वेश्चंस किए हमने, आप कितने क्वेश्चन और लाएंगे आप। ठीक है, चलो थैंक यू बेटा। बोलो भाई, किसने दिया एग्जाम एसएसबी का? आपने दिया कुछ? कितने मार्क्स है? 52। कट ऑफ क्या था? 62। आपने दिया है? अच्छा, कपर क्षेत्र भाई कट ऑफ। हाँ अच्छा, और किसने दिया आप में से? कौन सा? जेकेपी कॉन्स्टेबली। कितने मार्क्स है? अच्छा, और किसने दिया? आपने दिया है? कौन सा? कितने मार्क्स है? 35 जनरल कैटेगरी। ठीक है। अच्छा, न्यू पैटर्न किसने देखा? न्यू नया पेपर कुछ आइडिया है? जो नया पेपर था रिसेंटली, किसका एग्जाम था वो? तो उसका देखा था, पेपर देखा था जूनियर असिस्टेंट का? कुछ भी नहीं। मतलब ये मान के चलो, ये चीज़ों को आप डेप्थ में पूछ रहे हैं। अभी तक जितने भी पेपर्स आते थे वो सुपरफिशियल नॉलेज होती थी। मतलब इंसान क्या करता था, चीज़ों को कहीं से भी लेके प्रैक्टिस करके हो जाता था। बट अब क्या कर रहे, ये कोई भी टॉपिक डेप्थ में पूछ रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल इन्होंने विंड्स के बारे में पूछा, अब ये तुम्हें बोलेंगे बताओ सेल्स भी बताओ ग्लोब के, पोलर सेल बताओ क्या होती है, ट्रॉपिकल सेल बताओ क्या होती है। अगर ये एनवायरनमेंट से क्वेश्चन पूछेंगे, ये बताएंगे अच्छा बायोमैग्निफिकेशन है क्या, और बायोमैग्निफिकेशन कैसे होती है। कुछ समझे मैं क्या कह रहा हूँ? मतलब ये थोड़ा ना अपनी लेवल को बढ़ा रहे हैं। अब अपनी लेवल को अगर ये बढ़ा रहे हैं, दैट मीन्स इट विल नाउ टेक सम टाइम टू कवर ईच एंड एवरीथिंग। अभी तक ये 6-7 महीने का चलता था, 5-6 महीने में हो जाता था। अगर एनसीईआरटी थे पढ़ू, क्लास 10th और 11th और 12th की 11th एंड 12th की एनसीईआरटी पढ़ोगे तो हार्डली 4 या 5 महीने में हो जाता था एनसीईआरटीज को पढ़ के। प्लस अब डायमेंशंस भी बहुत कवर कर रहे हैं। जैसे आई विल टेल यू वन एग्जांपल, ईवीएस के क्वेश्चंस नहीं आते थे। अगर आते भी थे तो करंट अफेयर से आते थे। करंट अफेयर मतलब व्हेन यू रामसार कन्वेंशन में इंडिया ने कौन सी वेटलैंड को नॉमिनेट किया,
ये बताओ ये किस जगह पे है, ऐसे क्वेश्चंस आते थे। बट ये अब ईवीएस में स्टैटिक पोर्शन में भी चले गए। स्टैटिक पोर्शन लाइक बताओ इकोलॉजिकल निश क्या होता है और इसके टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने एक तो अपनी कवरेज बढ़ा दी है और चीज़ों को आप क्या पूछने लगे, डेप्थ में भी पूछने लगे। सो हमारे एंड से क्या होगा, इट विल टेक सम टाइम और पेशेंट रहना। ये नहीं कि तू आई होती और गई प्रोफेसर बनी थी या कुछ बन के निकलोगे, इट विल टेक सम टाइम। बट एक काम करना, 1 साल अब एसएसबी के लिए देना, 1 ईयर फॉर एंटायर 1 ईयर फॉर एसएसबी। उसके बाद जितने भी एसएसबी के एग्जाम्स होंगे, जितने भी एसएसबी के एग्जाम्स होंगे वो देते जाना, कोई छोड़ना नहीं। बट कम से कम जिंदगी का 1 साल एसएसबी पे दे दो। क्यों? क्योंकि एसएसबी पढ़ के एक तो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज आ जाएगी, विच विल ऑल्सो हेल्प यू इन फर्दर स्टडीज एज वेल। तुम में से किसी ने मास्टर्स किया होगा, कौन सा मास्टर्स करे, किस में आपकी? ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी अगर फॉर नेट दिया है आपने, अगर ये नेट दी, नेट में भी इसका जीएस की नॉलेज काम आ जाएगी। जो भी ये जीएस यहाँ पढ़ेगा, रीजनिंग पढ़ेगा, मैथ्स पढ़ेगा, वो आपके नेट पेपर में भी आ जाती है, पेपर 1 में, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो 1 साल दोगे ना इस स्टडी के लिए, मतलब जितना भी जीएस पढ़ोगे आप, ये सारा का सारा तुम्हें नॉलेज जिंदगी में कहीं ना किसी स्टेप में तो काम आ ही जाएगी, ठीक है ना, खाली एसएसबी एग्जाम में। अब पॉइंट ये है कि एसएसबी एग्जाम को निकालने के लिए व्हाट यू नीड, ठीक है। एक जो यहाँ पे नोट्स होंगे, क्लास में रेगुलर आना, डोंट स्किप एनी डे, ये दिमाग में रखो। माई सेल्फ, मैं खुद असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ अभी इन प्लानिंग, ठीक है, रिसेंटली क्वालिफाइड जेकेपीएससी। एट द मोमेंट मैं यहाँ पे डेप्यूटेड हूँ। तुम्हें पता है बेमिना में एक ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स है, देखा है कभी? वहीं पे आई एम डेप्यूटेड एट द मोमेंट। अपनी लाइफ की मैं अगर तुम्हें कुछ मिसालें बताऊं, आई विल टेल यू 2-3 थिंग्स। फर्स्ट, जो भी टीचर तुम्हें यहाँ पढ़ाएंगे घर में जाके रिवाइज करना। जो भी टीचर यहाँ पढ़ाएगा, चाहे मैथ्स हो चाहे वो हिस्ट्री हो, घर जाके आधा घंटा रिवीजन करना है। रिवीजन के बिना आना नहीं, सुशंतिल फायदे पारन, ठीक है, बिकॉज विद टाइम वो दिमाग से बाहर चला जाएगा, फिर पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। तो पहला यही काम है, जितना भी यहाँ पढ़ोगे घर जाके रिवाइज करना। दूसरा, जो भी टीचर तुम्हें बुक बोलेगा, यूज्ड बुक से रिकमेंड करिए, उस बुक को विद इन द क्लासेस कंप्लीट करना। जैसे अगर सर ने कहा तुम्हें बेसिक एनसीईआरटी के लिए कोई भी बुक, हिस्ट्री पढ़ा रहा है सर, हिस्ट्री के लिए कोई बुक बोली, ऑब्वियसली हिस्ट्री विल टेक सम फॉर एग्जांपल 30 to 40 days टू कंप्लीट। विद इन दोस 30 to 40 days आपको हिस्ट्री की किताब भी कंप्लीट करनी है, सच दैट बाय द टाइम हिस्ट्री कंप्लीट हुआ, बुक भी कंप्लीट हुई, सर के नोट्स भी कंप्लीट हुए, अब आपको एक ही काम करना है, टेस्ट लगाने। दिस शुड हैपन फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। कोई भी सर बुक बोलेगा, क्लासेस के साथ ही उसको क्या कोशिश करो खत्म करने की। और जितने भी क्लासेस होंगे बी रेगुलर, क्लास कोई स्किप नहीं करना। अगर तुम्हें अपनी एंड पे, जैसे इन्होंने ज्योग्राफी में मास्टर्स किया है, जब ज्योग्राफी सर पढ़ाएंगे मेजॉरिटी ऑफ द चीजें इस बंदे को पता होंगी, बट आ जाना क्लास में सच दैट कि आपका रिविजन हो। तो क्लास स्किप नहीं करना, क्लासेस के साथ ही बुक को भी कंप्लीट करना। अब हो रहा सवाल क्वेश्चंस का, क्वेश्चंस कहाँ से करोगे? अब हमारे पास एक बॉट है क्लॉड, इसे एआई बॉट, जैसे चैट जीपीटी वगैरह है, जेमिनी वगैरह, वैसे ही क्लॉड है। इसकी सब्सक्रिप्शन लेना, इसे 200 रुपये मंगा रहता है। इसकी 1 या 1.5 महीने की सब्सक्रिप्शन लेना, तुम्हें ज़्यादा टाइम के लिए नहीं चाहिए, हार्डली 2 महीने के लिए चाहिए। करोगे क्या? जैसे तुमने हिस्ट्री खत्म किया, यहाँ से हिस्ट्री खत्म किया, जैसे तुमने यहाँ पे इकोनॉमी खत्म किया, सारा तुमने किताब भी पढ़ी, किताब एंड करने के बाद जस्ट टेल क्लॉड कि मेरे को कम से कम 500 क्वेश्चन दे दो हर किसी सब्जेक्ट पे, और ये 500 क्वेश्चन होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द न्यू पैटर्न ऑफ व्हाट, एसएसबी। जो एसएसबी का जो न्यू पैटर्न है उसके हिसाब से मेरे को 500 क्वेश्चन दे दो। ये तुम्हारा काम होना चाहिए हर किसी सब्जेक्ट के लिए, और इन 500 क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन भी होनी चाहिए तुम्हारे हाथ में। जो इसको एक टास्क दे देना पीडीएफ कन्वर्ट करने में, पीडीएफ भी दे देगा। तो पीडीएफ का आंसर्स का पीडीएफ भी होना चाहिए तुम्हारे पास, क्वेश्चंस का पीडीएफ भी होना चाहिए, ठीक है। बट क्लॉड से पहले, ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट से करने से पहले 14,000 प्लस क्वेश्चंस करके एक बुक आती है, एंड दिस इज फ्रॉम अरिहंत। ये अरिहंत की बुक है, ठीक है। अरिहंत एक बुक इमो कैश करूँ, जितने भी स्टेट लेवल पे जितने भी एग्जाम्स होते हैं, उन्होंने सारे एग्जाम्स का क्वेश्चन पेपर को कंपाइल करके ये 14,000 क्वेश्चंस बना के दी है, दैट टू थीम वाइज। हिस्ट्री का अलग, इकोनॉमी का अलग, पॉलिटी का अलग,
तुम्हें क्या करना है, जैसे सपोज तुमने पॉलिटी खत्म की, पहले यहाँ पढ़ना 14,000 प्लस क्वेश्चंस वो अटेम्प्ट करना, पॉलिटी के कम से कम 500-600 क्वेश्चंस होंगे वो अटेम्प्ट करना, उसके बाद इस पे चले जाना। और रिमेंबर विदाउट टेस्टिंग विदाउट प्रैक्टिसिंग फायदा नहीं है पढ़ना। तय क्या करना अल्टीमेटली ना एग्जाम्स ना कार्टून एग्जाम वो कैसे निकलेगा, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके। जितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे याद रखना उतने तुम्हारे चांसेस है एग्जाम को क्वालिफाई करने के। रिमेंबर दिस, ठीक है। तो बस 2-3 चीजें ही करने, क्लास आ जाओ, रेगुलर आ जाओ, जो भी सर तुम्हें बुक बोलेगा उसको साथ साथ पढ़ लेना। रही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की बात, पहले 14,000 प्लस को ये बुकलेट, ठीक है, उसको अटेम्प्ट करने के बाद गो टू क्लॉड को बोलो 500 क्वेश्चंस दे दो अकॉर्डिंग टू द न्यू एसएसबी पैटर्न, क्योंकि एसएसबी भी जो क्वेश्चंस बना रहे एआई टूल्स का यूज ही करके बना रहे, ठीक है। तो मे बी बाई चांस जो तुमने क्लॉड को बोला है देने के लिए, मे बी अगली एग्जाम में वही क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में आ जाए, यू नेवर नो, ठीक है। ये तुम्हारा काम होना चाहिए, तुम्हारे एंड पे इतना ही है, इससे ज्यादा तुम नहीं कर सकते। और ये कब तक करना है, दिन में कम से कम 8 घंटे की स्टडी करना क्लास को लेके। क्लास अगर 4 घंटे की चलेंगी, 4 घंटे की स्टडी खुद के एंड पे करना। दिन में 8 से अगर ज्यादा भी पढ़ना चाहते हो 10 घंटे, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना, ठीक है। कम से कम कोशिश करो कि 1 साल की जेन्युइन पढ़ाई करने की, डिसिप्लिन पढ़ाई करने की। ये नहीं किया मतलब ऐसे नहीं आ जाना कि पकान दिवान क्लासेस सो गो तेल बल पानस अजाब कर, घर वालन ते अजाब कर ये। अगर सिंसियरली आ रहे हो तो अच्छे से आना पढ़ने के लिए और एग्जाम को निकालने के लिए। और रिमेंबर तुम आए हो यहाँ एग्जाम को निकालने के लिए, दैट इज इट, ठीक है। बट साथ ही साथ एसएसबी के साथ साथ देयर आर अदर एग्जाम्स दैट आर बीइंग कंडक्टेड। एसएसबी खाली ऑप्शन नहीं है, और भी एग्जाम्स है जो आते रहते हैं। तुमने फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली एक नोटिफिकेशन निकली थी आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, एक एग्जाम रहता है जिसका नाम है ग्रेड बी। बूझ मुझूजा आपने सुना है ना, किसी ने सुना है? और तो सुन पाई ग्रेड बी ये एग्जाम से करा आरबीआई कंडक्ट, इसमें कंपटीशन बहुत है। बट अगर ये जॉब लग गई, दिस इज कंसिडर्ड टू बी आईएएस ऑफ बैंकिंग। जैसे आईएएस रहता है, सिमिलरली आईएएस का किसका माना जाता है, बैंकिंग का माना जाता है आरबीआई का ग्रेड बी। सिलेबस 60% जो तुम यहां पढ़ोगे, 40% 50% सेम सिलेबस है, जस्ट 50% तुम्हें अपने एंड पे करना पड़ेगा। सिमिलरली और एक एग्जाम करता है कंडक्टर नबार्ड। नबार्ड भी ऑफिसर्स रिक्रूट करने के लिए एग्जाम्स कंडक्ट करता है। सिमिलरली तुमने रिसेंटली देखा होगा आईबी का एग्जाम, वो बॉटम लेवल ऑफिसर नहीं कह रहा, एसीआईओ का, ऐसा ही कुछ फुल फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म है उसका भी रिसेंटली आईबी का एग्जाम हुआ था। सिमिलरली बैंकिंग एग्जाम्स काफी ज्यादा होते हैं, है कि नहीं? ये एग्जाम्स भी साथ साथ अटेम्प्ट करो, खाली अपने एसएसबी पे स्टिक मत हो जाओ, पॉइंट ये है। बट पढ़ो पहले किसका, बुनियाद बनी हो एसएसबी। उसके बाद 1 साल के बाद तुम्हारी वो लेवल हो जाएगी कि मैं किसी भी एग्जाम का जो सिलेबस गिवन होगा वो मैं विद इन 2-3 मंथ्स में क्या करूंगा, कवर करके जा सकता हूं एग्जाम देने के लिए। बट वो तभी पॉसिबल होगा जब तुम्हारी एक फाउंडेशन बनेगी, दैट विल बी हियर। उसके बाद 1 साल के बाद अगर तुम में से कोई मास्टर्स करना चाहते, गो करो मास्टर्स, उसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन बी भी होना चाहिए, है ना। एट द एंड ऑफ द डे अच्छन पंथ हमें बांध के, अगर जो अभी ग्रेजुएशन करके आ रहा है यहाँ, ग्रेजुएशन जिन्हें कंप्लीट किए, इग्नो में एडमिशन करके मास्टर्स के लिए अप्लाई कर लेना। बट कब? 1 साल के बाद। 1 साल के बाद ये सारा सिलेबस पढ़ के, सारा कुछ करके, 1 साल के बाद यू शुड शिफ्ट टू व्हाट, स्टडीज एज वेल। बाकी सारी चीजें तुमने ऑलरेडी कवर की होगी, अब एग्जाम्स देते रहो। बट एग्जाम से सीखना, खरीशना एग्जाम ही वो दिन के, अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं कट ऑफ के काफी ज्यादा नजदीक जा रहा हूँ, दैट मीन्स तुम्हारी स्ट्रैटेजी सही है, दैट मीन्स तुम्हें खाली रिवीजन की जरूरत है। अगर तुम्हें लग रहा है कि 2-3 साल के बाद भी मैं कट ऑफ से काफी ज्यादा दूर हूं, 30 मार्क्स का डिफरेंस है, 20 मार्क्स का डिफरेंस है, दैट मीन्स ये जर्नी आपके लिए नहीं है, तो चुपचाप इससे निकल लेना, ठीक है। तो अपनी स्टडीज पे ही फोकस कर लेना, ठीक। तो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, डोंट टेल योर पेरेंट्स कि हम एसएसबी के लिए पढ़ने जा रहे हैं। डोंट टेल योर फ्रेंड्स, डोंट टेल योर फैमिली एज वेल कि ऐसा कैसा को पढ़ने एसएसबी, क्यों? बिकॉज दे विल बिल्ड एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योर साइड। वो कहेंगे तू इशू के समय पढ़ने हाउ सा अच्छी रिजल्ट से दा एग्जाम तो पास ही नहीं के साथ से क्या करान तेल, ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना। अपने एंड पे उनको बोल देना हम यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हैं, हम मास्टर्स करने जा रहे हैं, ये नहीं बोलना कि हम एसएसबी के लिए पढ़ रहे हैं।
जो भी एग्जाम निकालेगा एसएसबी, मतलब जब भी फॉर्म फिल होगा, तो डोंट टेल एनीवन मैंने किसी का फॉर्म भी भरा है। ये चीजें अपने एंड तक ही रखो, डोंट टेल एनीवन। ऐसे क्या होगा, प्रेशर नहीं पड़ेगा ज्यादा। प्रेशर कब पड़ता है, जब घर वालों को बताओगे मैंने फॉर्म भरा था, फिर जब एग्जाम होगा शाम को तो पूछेंगे क्या करो, तो अगर सही नहीं गया तो बोलेंगे भाई 2 साल से पढ़ रहा है, 1 साल से पढ़ रहा है, क्यों नहीं निकला। तो वो चीजें, वो तुम्हें पता है क्यों नहीं निकला, वो चीजें अपनी तक ही रखना, डोंट टेल एनीवन, ठीक है। एट द एंड ऑफ दैट आई विल टेल यू जस्ट 2-3 थिंग्स जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से किए। आई वॉज प्रिपेयरिंग फ्रॉम 2021, 2021 से मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। 2021 से आई डिड माई मास्टर्स इन इग्नू से ही मास्टर्स की थी, फ्रॉम इग्नू से की थी इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स में मेरी मास्टर्स है। मास्टर्स करने के बाद मैंने यूपीएससी का एग्जाम दिया, पहला अटेम्प्ट क्वालिफाई नहीं हुआ, ठीक, मतलब प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं हुआ। सेकंड अटेम्प्ट मेंस तक पहुंचा मैं, ठीक है। मेंस तक पहुंचा, घर वालों के साइड से फाइनेंशियल प्रेशर था कि आप कुछ करो, ठीक है, क्योंकि पैसे रोज तुम्हें नहीं देंगे, सीधी सी बात है। अब कोई जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई यहाँ से गाँव से आएगा, तो उसको यहाँ अगर रेंट पे रहना है अगले 7-8 महीने, तो अच्छा खासा पैसा लगेगा। महीने में 15-20 हज़ार कहीं नहीं गया, ठीक है, रूम रेंट, खाने का, पीने का। अगर तू श्रीनगर छु, टेक इट एज व्हाट एडवांटेज। और मैंने देखा है, बुछुस रोजा श्रीनगर का कोई आता ही नहीं है एसएसबी करने के लिए, ना ही यूपीएससी करने के लिए। तुम ऑटो चलावा, सच में कह रहा हूँ, सीरियसली कह रहा हूँ। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, 2021 में आई डिड, मतलब पहला अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट दिया था तो प्री क्वालिफाई हुआ था, मेंस में कुछ नंबर से नहीं हुआ, तो प्रेशर था घर वालों के साइड से, कुछ करो, ज्वाइन दिस इंस्टीट्यूट, पढ़ाना स्टार्ट किया, बट नॉट फुल टाइम, ठीक है। इस बीच मैंने जेकेपीएससी भी दे दिया, पहला अटेम्प्ट, रीच टू इंटरव्यू 7 मार्क्स से रह गया था, ठीक है। इसी बीच आई डिड इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज। इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के मेरे 2 अटेम्प्ट है, दोनों में इंटरव्यू है। एक पहले अटेम्प्ट में 1 नंबर से रह गया, दूसरे अटेम्प्ट में 3 नंबर से रह गया। फिर से जेकेपीएससी का असिस्टेंट डायरेक्टर का एग्जाम आया था, फाइनली क्वालिफाइड विदाउट प्रिपेयरिंग। क्यों? क्योंकि इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज की बेस बन गई थी। वही मैं कह रहा हूँ, एसएसबी अगर तुम्हारी बेस बन गई, अच्छी खासी बेस बन गई, बाकी सारे एग्जाम्स निकालना उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, प्रोवाइडेड तुम्हें पता है कि इसका सिलेबस क्या है। अब जो चीजें एक्स्ट्रा पढ़नी है उसमें कहाँ से एफर्ट डालना है, और यू हैव एम्पल रिसोर्सेज नो। ये मीन्स अपने एंड पे कि अब मेरे को सब्जेक्ट नहीं मिल रहा, मेरे को वो नोट्स नहीं मिल रहे, मेरे को ये नहीं मिल रहा, सारा कुछ अवेलेबल है। एआई की सब्सक्रिप्शन ले लो, मेरे को नहीं लगता यू हैव द, मतलब मेरे को लगता है कि अब कोचिंग की भी उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड यू नो हाउ टू यूज इट, मुझे तो फ्रैंकली बना। बट बच्चों को नहीं पता होती है क्लॉड का यूज कैसे करें, बच्चों को नहीं पता होती है कि अपनी अपस्केलिंग कैसे करें। अगर मैंने अपनी हिस्ट्री पढ़ी, हिस्ट्री के बाद मेरे को क्या करना चाहिए, टेस्ट अटेम्प्ट करने चाहिए, टेस्ट को एनालाइज करना है, एनालिस्ट को मेरे को पता चलनी चाहिए कि मेरा एंशिएंट हिस्ट्री वीक पढ़ रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री वीक पढ़ रहा है, क्या वीक पढ़ रहा है, उसको अपना कैसे बेस्ट बनाऊं, वो बच्चों को नहीं आता है करना। उसके चक्कर में दे आर, मतलब कुछ बच्चे भी है लाइब्रेरी में, दे आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम द पास्ट 2-3 ईयर्स इन एसएसबी, और उनका नहीं निकल रहा। क्यों? क्योंकि वही सेम मिस्टेक वो फिर से कर रहे हैं। विदाउट प्रिपरेशन, विदाउट टेस्ट वो जा रहे एग्जाम देने, तो नहीं होगा। कम पढ़ोगे ज्यादा टेस्ट दे देना, रिमेंबर दिस, कम पढ़ना है बट टेस्ट ज्यादा देने हैं। अगर तुम्हें लग रहा है कि टेस्ट में कुछ नए कॉन्सेप्ट आ रहे जो मैंने नहीं पढ़े हैं, तो उन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ो, तभी तो तुम्हारा जो स्प्रेड होगा, नॉलेज का जो स्प्रेड होगा, वो काफी ज्यादा वास्ट होगा। चेकिंग, बस यही कुछ बातें, बस बाकी सोर्स ट्रुथ। अगर टू बी फ्रैंक, अपने तक रखो और अपने एंड पे मेहनत करो। 8 घंटे की स्टडी करनी पड़ी अगर तुम्हें एग्जाम्स निकाल रहे हैं, एंड तुम्हारे पास यही 4-5 साल ही एग्जाम निकालने के। आई एम टेलिंग यू, रीजन बीइंग एआई करिए सर्च फान, ठीक है ना। ये जो पोस्ट है ना तुम्हारे, जो एसएसबी कंडक्ट करता है, विद इन 4-5 ईयर्स में भी J&K में विद इन 10 ईयर्स यू विल सी ये सारे के सारे पोस्ट एआई खा जाएगा। तो तुम्हारे पास ये 4-5 साल एग्जाम्स को निकालने के, खुद को सिक्योर करने के। आफ्टर सम टाइम यू विल सी अ लार्ज नंबर ऑफ लेबर फोर्स जो होगा, उनके पास कोई जॉब, तुमने तो खुद देखा होगा। जैसे इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि हर साल इंडिया में कम से कम 2 करोड़ जॉब होनी चाहिए। जितने लोग मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कम से कम 2 करोड़ जॉब होनी चाहिए। इकोनॉमिक सर्वे में ही लिखा है कि इंडिया में खाली हर साल 80 लाख जॉब ही आ रहे हैं। बाकी 1.2 करोड़ लोग क्या कर रहे हैं? फिर नहीं मिल रहा ना जॉब वो, और वो जॉब का जो रेट है वो दिन ब दिन भी स्लो हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो सारे जॉब कौन खा रहा है? एआई खा रहा है।
तो तुम्हारे पास ये कुछ मोटा मोटा टाइम है 4-5 साल का, इन्हीं विद इन दीज 3-4 ईयर्स व्हाट यू कैन थॉप SSB या SSC या RBI जिसमें भी तुम्हें इंटरेस्ट हो, उसके बाद स्विच टू UPSC। बट पहले किसी चीज़ को पकड़ो। हाँ, आप खुद को भी लिमिट नहीं करना कि बस मैं SSB के लिए ही बनाऊं, बट SSB को पहले पकड़ो। यू थी स्टेबली गसू फाइनेंशियली जब स्टेबिलिटी आती है तो मेंटल स्टेबिलिटी भी आती है। वंस यू गेट दैट मेंटल स्टेबिलिटी, उसके बाद IAS के लिए स्विच करना। बट पहले कोई ना कोई जॉब जल्दी से निकालो, ठीक है, खुद को काम रखने की, खुद को मॉनेटरी सपोर्ट करने की। फिर लग जाओ, 4 साल लगे 5 साल लगे, डज नॉट मैटर, ठीक है। यू तुझ तो पन्ने एंड पे करूँ क्लासेस, रिविजन डेली, उसके बाद रिवीजन करने के बाद बुक डेली पढ़नी है, जो भी सर पढ़ाएगा। खत्म हुआ, 14,000 प्लस क्वेश्चन से अटेम्प्ट करना, फिर क्लॉड से क्वेश्चन से अटेम्प्ट करना, दैट इज इट। अब रही बात मैं क्या पढ़ाता हूँ, आई टीच एनवायरमेंट साइंस। एनवायरमेंटल साइंस में मैं नॉर्मली 40 से 45 घंटे लेता हूँ। उसमें सारा स्टैटिक, उसमें सारा करंट अफेयर आ जाता है। एंड मैं कुछ PDF भी देता हूँ जो तुम्हें पढ़नी है, कोई बुक नहीं लानी है, PDF दूंगा वही पढ़ना, ठीक है। यही तुम्हें अपने एंड पे करना है। और क्लास में मेहरबानी करके कंटिन्यूस आना। और ये याद रखना, जैसे जितने भी यहाँ सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे, हर कोई सब्जेक्ट अब बच्चे को अच्छा नहीं लगता, जो तो ही पाए। हर अपन मतलब जितने सपोज 8-9 सब्जेक्ट्स हैं, 8-9 टीचर्स तो खास तुम फिक्री के मिश पाए। कोई ना कोई टीचर तुम्हें लगेगा कि भाई सर की थोड़ा बहुत लेवल, बियर इट, अपने एंड पे भी मेहनत करो, ठीक है। सो स्पून फीडिंग छोड़ दो अब कि सारा कुछ यहीं से देंगे, वो नहीं होगा। अपने एंड पे भी पुश करना है, दैट इज इट, ठीक है। और टाइम वेस्ट नहीं करना, मेहरबानी करके। ये 1 साल है ना, इसको रिगरस मांग के चलो। आज 9 वरी थे अकॉर्डिंग टू इस्लामिक कैलेंडर, नया साल है, ये साल तुम्हारे पास है। ये साल में मेहनत करो, खूब मेहनत करो, एंड सी आफ्टर 1 ईयर तुम्हारी जो पर्सनैलिटी होगी वो भी चेंज हुई होगी। बस यही साल है तुम्हारे पास, ये मांग के चलो। एंड यूर फर्स्ट अटेम्प्ट मस्ट बी योर लास्ट अटेम्प्ट, कि जिस दिन मैं एग्जाम देने जाऊँ, ठीक है, बह गोस युथ एग्जाम कर कि यह गोडनुक SSB एग्जाम, वो मेरा लास्ट SSB एग्जाम है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले SSB एग्जाम में अपना जितना भी स्कोर करना था वो कर दिया और निकाला भी, दैट इज इट। वे वक्त कर जाए क्या, दैट इज इट। अपने एंड पे मेहनत करो। मेहनत करने से क्या होगा, थोड़ा बहुत तुम्हें लगेगा कि नहीं मैं अपनी गुड डायरेक्शन में जा रहा हूँ। खाली यहाँ आओगे, पढ़ के जाओगे, घर में रिविजन नहीं करोगे, बुक नहीं पढ़ोगे, फिर इसे फ्रूटलेस एग्जाम, फिर चले जाओ, मत आना यहाँ, ठीक है। तो जेन्युइनली होके यहाँ आना कि नहीं कुछ करना है, 1 साल के बाद एग्जाम निकालना है, दैट इज इट। बाकी सब छोड़ो, बाकी वेरिएबल फैक्टर छोड़ दो, ठीक है। अगर भी गैसो मतलब पॉसिबल, लाइब्रेरी ज्वाइन करना, घर में नहीं पढ़ना, ठीक है। अगर पॉसिबल गैसो, जो घर के नज़दीक जो लाइब्रेरी होगी वहीं जाके पढ़ना, घर में नहीं पढ़ना। घर में जाके खाली खाना है और सोना है, बस। बाकी सारे काम कहाँ करो, लाइब्रेरी में करो। और स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया, ये इंस्टा, ये बाकी सभी डिलीट ही कर दो, ठीक है। और फ़ोन से भी दूर हो जाओ। ये टैब एक ले लेना, छोटा सा 5-8-10 हज़ार का टैब एक लाना, उसी से सारा कुछ पढ़ लेना। अगर ये म्यूर मनु कीपैड छो ना, कीपैड दार फोन, फीचर फोन, फीचर फोन सुई इनजो, स्मार्टफोन सिंजो कनित तान, अथ इनजो टैब, छा ठीक, वरियस खंडस, वरी खंड पत हुस कर जो ऊश। बट कम से कम पहले अटेम्प्ट में कम से कम SSB निकालना, ये दिमाग में रखो, ठीक है। वक्त कर जो जाई के, दैट इज इट। बाकी देखते क्लास में।